आपका रिजल्ट आया जिस दिन, उसको आपको कैसे बोला गया और कैसा इमोशन था उस टाइम? मैंने कहा क्या हुआ, कहता नहीं हुआ। I was like ऐसे मत कर, ऑलरेडी मेरी सांसें अटकी हुई हैं। Then he said yes, my father started crying। फिर मुझे लगा yes हो गया, पापा रो रहे हैं, मम्मा आके गले लगा रही है। Then मुझे बिलीव हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में 8th रैंक आ गया, तो it was a big deal। You are a civil servant with rank 8। तब में और अब में, अब भूमिका में क्या चेंजेस दिख रहे हैं आपको? मेरे को नई दुनिया को देखना है। मैं कुछ करूँगी देन ऑल्सो दे विल क्रिटिसाइज, मैं कुछ नहीं करूँगी तो भी करेंगे। तो अब मैं ऐसी हो गई हूँ कि आप कुछ भी मेरे लिए बोलें, जस्ट गॉसिप करो, कुछ भी बैक बिचिंग, आई डोंट केयर। इस पूरी जर्नी में जो डिस्करेज करने वाले लोग भी मिले होंगे आपको, वो लोग कौन थे? अपने वो कहते हैं ना, आपको जो जानता नहीं है वो कुछ नहीं बोलेगा आपके लिए, बट जो जानते हैं वो तो बोलेंगे। तो बहुतों ने डिस्करेज भी किया, उनको मतलब उनको था इसका कहाँ ही होगा, मतलब मुझे नहीं बोलेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं से पता चल जाता था। क्या वो जो मूवी आमिर खान की मूवी दंगल, क्या उससे रिलेटेड चीज़ें हुई है? यस सर, बट मेरे फादर जो थे वो जूडो में थे, बट बिकॉज ऑफ फैमिली सर्कमस्टांसेस एंड ऑल वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट उनके अंदर एक पैशन था कि ही वांट कि घर का कोई हो। उन्हें हमेशा लड़के की तरह ट्रीट किया, तभी शायद आज मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मेंटली भी एंड फिजिकली भी। आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर वुमेन इन दैट। If we see your social media, you made reels, आपने अच्छा मज़ा भी किया, you danced। ये जो कि completely pre-conceived notion था कि इस तरह नहीं होता है। इस बैलेंस को बनाया कैसे आप? मेरे पापा मुझे कहते थे कि बालों को ऐसे रखा कर, एस्पिरिन तो ऐसा दिखता है। आई वाज लाइक कम ऑन पापा, कुछ नहीं होता। तो वो मुझे टीज करते रहते थे कि एस्पिरिन को ऐसे रहना चाहिए, उसको बस बुक्स में ही रहना चाहिए, बट मैंने वो नहीं किया। बट आई मेंटेन अ बैलेंस, क्योंकि मुझे लगता है आपकी प्रिपरेशन में जो भी चीज़ आपको खुशी दे, जो आपको मेंटल पीस दे, यू शुड डू दैट। कुछ लोग बोलते हैं कि जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो एकदम से जैसे उस सीट पे बैठ जाते हैं एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, ये सच है? ब्लैंक सा कोई मोमेंट आता है वहाँ? सर मेरे साथ हुआ, स्टार्टिंग में नहीं हुआ बट एंड में हो गया। He asked me what was the primary reason for Russia-Ukraine war. Sir, I forgot what is NATO. I guess he wanted to test this only कि वो मुझे पैनिक में डाल के सब डाल के नहीं। हाँ, I said sorry sir, I am unable to articulate it right now. So he said it's okay, it's okay. I said sorry too, like sorry sir. So they said it's okay. And then they said your interview is over. I was like shit, that last impression I missed it. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सेप्शनल जर्नी बाय वैस। हमेशा मैंने आपको बोला है कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको बेहतर स्टोरी लाऊंगा, और आज ख़ास स्टोरी है। ख़ास स्टोरी इस वजह से है क्योंकि इस स्टोरी में आपको कंप्लीट फ्रेशनेस दिखेगी। पीछे थोड़े से जो सिविल सर्वेंट्स रहे हैं वो उन्होंने सर्व किया है, उनको काफ़ी टाइम हुआ है, बट आज के दिन में जिनको हमने इन्वाइट किया है, ये एक फ्रेशनेस के साथ एक स्टोरी सुनने को मिलेगी आपको। और इसमें कुछ ऐसे मिथ्स हैं, प्री कंसीव्ड नोशंस हैं जो सोसाइटी में चलते हैं, वो नोशंस भी टूटेंगे। एंड आई होप आप उसको समझे। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि प्री कंसीव्ड नोशन, मैं ये बोलता हूँ कि बैलेंस ऑफ लाइफ कैसे होगा। आप सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज की तैयारी करते हो तो सब आपको बोलते हैं कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी, आपको डांसिंग नहीं करनी है, आपको जो है सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहना है। बट आज के दिन में जब आप सुनोगे तो आप ये देखोगे कि ये सब कुछ होते हुए आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करते हो, और विद बेस्ट ऑफ द रैंक। मेरे गेस्ट हैं, ख़ास इसलिए भी हैं क्योंकि हमें जम्मू एंड कश्मीर को इन्होंने 13th टाइम इन्होंने हमारी यूटी को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पे। बहुत प्राउड हम करते हैं इन पे। और इस एग्ज़ाम की ख़ास बात यह है कि इससे लाइमलाइट ज़्यादा मिलती है, नहीं तो इनको लाइमलाइट बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने हमें प्राउड मूवमेंट कई बार दिया है। बट इन्होंने फिर किस तरह यूपीएससी में सोचा, स्टेट सर्विसेज में एग्ज़ाम देने की सोची है, वो सब हम बातें करेंगे। फ़िलहाल मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जो हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं, करंट जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 2025 में इनका रैंक 8th हासिल हुआ है, और इनका नाम भूमिका महाजन है। मैं
तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ और वेलकम करता हूँ हमारे पॉडकास्ट पे कि आपने इस सेलिब्रेशन के माहौल में हमें थोड़ा सा टाइम दिया है ताकि हम आपकी स्टोरी अपने व्यूअर्स तक पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैंने जो बोला है आई एम श्योर मैंने पूरा नहीं बोला है, पूरा हम आपसे सुनेंगे कि कैसा आपने क्या प्रिपरेशन की, आपने हमारे यूटी का नाम कितनी बार रोशन किया, कैसे किया और फिर आप स्टेट सर्विसेज में कैसे आए। रैंक 8 था आपका, इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको थोड़ा सा पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आप कहाँ से हैं, कैसे आपने क्या एजुकेशन हासिल की है, वो सारा कुछ थोड़ा सा हमें ब्रीफली बता दें। जी, मेरा नाम भूमिका महाजन है, मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। मेरी स्कूलिंग महाराजा हरि सिंह एग्रीकल्चर कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी एंड मेरी ग्रेजुएशन पद्मश्री पद्म सचदेवा गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर जम्मू से हुई थी एंड आई एम अ ग्रेजुएट इन बीए विद इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। इसके साथ साथ मैं स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव थी, लाइक फ्रॉम क्लास सेकेंड मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था। क्लास थर्ड से, जबकि बच्चे को बहुत छोटा माना जाता है, मेरी मदर नहीं अलो करती थी कि इसको भी नेशनल के लिए भेज दो, बट मेरे फादर वाज द पिलर, ही वाज लाइक कि नहीं भेजो। तो मेरा फर्स्ट नेशनल थर्ड स्टैंडर्ड में था व्हेन आई वाज आई गेस 9 years old और 10 years old। तो उस टाइम से मैंने अपनी उस टाइम स्टेट थी या स्कूल और यूनिवर्सिटी को 13 times नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है एंड आई हैव वन मेडल ओनली इन नेशनल, दैट इज ब्रोंज मेडल इन डीएवी नेशनल। तो बट मेरा बचपन से ही डिसाइड हो गया था, लाइक 10th स्टैंडर्ड से ही, कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। वो भी मेरे पापा को क्रेडिट्स जाता है क्योंकि उन्होंने इस आइडिया से इंट्रोड्यूस मुझे कराया था। एंड देन आई सर्च अबाउट इट, रिसर्च किया एंड देन उसके बाद मैं थोड़ा इस पे लाइन अप हो गई। देन मैंने थोड़ा पॉज लिया अपने इस गेम से एंड देन मैं स्टूडियस थोड़ा बहुत बन गई एंड देन आई क्लियर द एग्जाम। बट एज ए स्टूडेंट कैसे स्टूडियस रहे हैं हमेशा या बैलेंस रहा है? बैक बेंचर तो नहीं थे? नो, मिड बेंचर थी। Okay. ना ही ज़्यादा एक्सेल करती थी, आई वॉज अ मीडियोकर टिल 9th स्टैंडर्ड। मैं कोई पढ़ने में इतना भी इंटरेस्ट नहीं लेती थी क्योंकि मेरे रूटीन होता था स्कूल, देन स्टेडियम, देन ट्यूशन लगा दी थी जस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस। तो मैं सिर्फ पेपर्स में पढ़ती थी। देन 10th स्टैंडर्ड में आके थोड़ी सी सीरियसनेस आने लग गई, सो मैंने पढ़ाई थोड़ा स्टार्ट की, थोड़ा बैलेंस मेंटेन रखा स्पोर्ट्स और पढ़ाई में। देन आई स्कोर्ड गुड इन 12th एज वेल, अकॉर्डिंग टू मी मेरे लिए अच्छे थे। देन कॉलेज में भी इट वॉज लाइक लाइट ही लिया। कॉलेज के बाद मैं थोड़ा स्टूडियस ज़्यादा हो गई, आई चेंज्ड माई रूटीन एंड एवरीथिंग, सो दैट हेल्प्ड मी टू क्लियर द एग्जाम। तो अमेजिंग। आप हमारी जो इंडियन सोसाइटी, हमारी जो फैमिलीज हैं, हम इतनी अर्ली एज से किसी बच्चे को किसी चीज़ में डालते नहीं है नॉर्मली। एक तो आप 3rd स्टैंडर्ड से आप जो है अपना इसमें जूडो में आपने स्टार्ट किया था एंड देन इवेंचुअली आपने 13 टाइम हमें रिप्रेजेंट किया है जम्मू एंड कश्मीर को। मतलब किस तरह का माहौल आपकी फैमिली में चला? आपके फादर, आपकी मदर ने किस तरह सपोर्ट, उन्होंने कहाँ से देखा था कि आपको इतने छोटे बच्चे को उन्होंने स्पोर्ट्स में डाल दिया? क्या पहले कुछ और प्लान था, बाद में कुछ प्लान चेंज हो गया? किस तरह का माहौल था घर में? आज मैं जो भी हूँ या जो भी मेरा बैकग्राउंड रहा, इट्स बिकॉज ऑफ माई फादर। क्योंकि मैं जब 2nd स्टैंडर्ड में थी मुझे पता भी नहीं था कि क्या होता है, व्हाट इज स्पोर्ट्स, क्या करना है। मुझे वो गली की जो हम बचपन में गेम्स खेलते हैं वही पता थी। बट मेरे फादर जो थे वो जूडो में थे, बट बिकॉज ऑफ फैमिली सर्कमस्टांसिस एंड ऑल वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट उनके अंदर एक पैशन था कि ही वॉन्ट कि घर का कोई हो, और आई वॉज द फर्स्ट डॉटर, तो डॉटर को तो वो और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो वो फैमिली के अगेंस्ट आई वॉज द ओनली चाइल्ड एंड द ओनली गर्ल जो स्पोर्ट्स में गई, एंड आई बिकेम द इंस्पिरेशन फॉर सो मैनी गर्ल्स इन द फैमिली कि आफ्टर मी lot of girls in my family are now in sports and they are representing our state. I also feel proud कि I am that inspiration. तो मेरे फादर को भी काफ़ी लोग मना करते थे कि 3rd स्टैंडर्ड में you are sending her to nationals and all, उसको तो अपने आप को संभालना नहीं आता, how will she gonna do it? But my father was like it's okay. वो सबके अगेंस्ट जाके he supported me. मेरी फाइट्स होती थी, कुछ भी होती थी, he used to stand, वो वहीं पे रहते थे, he used to be there. तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है, साथ में मेरी मदर का।
उन्होंने भी जब पापा ने बोला कि नहीं भेजना, मदर थोड़ी ज़्यादा केयरिंग होती है, और ऊपर से जूडो था कि उस पर बस मारपीट इन द सेंस थ्रोइंग एंड ऑल। तो कई बार मैं लग के घर पे आती थी तो मेरी मदर को होता था कि वाई दिस दैट, बट माई फादर इज़ लाइक नो, ऐसी तो स्ट्रॉन्ग बनेगी, और फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। बट जब लोगों ने देखा कि अभी कुछ हटके कर रही है तो दे एक्सेप्टेड इट, एंड उनको फिर प्राउड फील होता था कि ठीक है, शी इज़ डूइंग रियली वेल इन हर लाइफ। बट जैसे मैंने बोला कि हमारी फैमिलीज में स्पेशली गर्ल्स, दो चीज़ें, एक तो हमारी अपब्रिंगिंग बहुत सॉफ्ट तरीके से होती है, और दूसरा कि हम इतने अर्ली एज में मतलब बच्चे को नहीं डालते किसी भी स्पोर्ट्स में, ये भी बहुत अनयूजुअल है। थर्ड, गर्ल चाइल्ड, मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक बॉय चाइल्ड होता है, उनको स्पोर्ट्स में डालते हैं, फिर भी इस सोसाइटी को डाइजेस्ट होता है, बट इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो थोड़ा सा हमें उनके माइंड को, जो भी आप लोग की कॉन्वर्सेशन कभी हुई होगी कि व्हाई डिड ही चूज यू टू गो फॉर जूडो पर्टिकुलरली, तो कैसे ऐसे कोई कॉन्वर्सेशंस हुए हैं अपने फादर के साथ आपके? यस सर, इनिशियली तो मैं एंजॉय कर रही थी, बट जब मुझे स्कूल के साथ ट्यूशन के साथ इसको मैनेज करना पड़ता था तो आई यूज्ड टू क्राई कि पापा ने क्यों इसमें डाल दिया मुझे, मैं कोई इजी गेम भी तो कर सकती थी। तो देन आई केम टू नो कि पापा ने कभी नेशनल में रिप्रेजेंट नहीं किया। एक्चुअली वो जीते थे बट वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाए थे ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम्स। तो वो उनके मन में एक सपना था, तो एज मैं उनकी फर्स्ट चाइल्ड थी तो वो चाहते थे कि मेरे थ्रू उनका वो सपना पूरा हो, इसीलिए उन्होंने इनिशियली ही 2nd क्लास में मुझे डाल दिया कि दिस इज़ द एज जहाँ से ये ग्रो अप होगी और विद दैट जूडो को अच्छे से सीखेगी, एंड ऑल्सो सेल्फ डिफेंस के लिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने किसी की नहीं सुनी, लड़की है लड़का है क्या है, उन्होंने हमेशा लड़के की तरह ट्रीट किया, और घर पे भी ऐसा ही एटमॉस्फेयर था। तभी शायद आज मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मेंटली भी एंड फिजिकली भी। आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर वुमेन इन दैट सेंस। तो बट क्या वो जो मूवी, आमिर खान की मूवी दंगल, क्या उससे रिलेटेड चीजें हुई है? यस सर, मैं और मेरे पापा एक साथ ही वो मूवी देखने गए थे, इनफैक्ट पूरी फैमिली गई थी हम लोग। एंड जब भी ऐसा कोई सीन आ रहा था हम लोग हंस रहे थे बट मेरे पापा उतने स्ट्रिक्ट नहीं रहे, उन्होंने मुझे रहने दिया। लाइक मैं स्पोर्ट्स को थोड़ा हॉबी की तरह लेती थी, शायद मैं उतना पैशनेट होती तो आज मैं भी शायद नेशनल इंटरनेशनल में अच्छे मेडल्स ला सकती। बट मैंने एक बैलेंस मेंटेन किया था, थोड़ी बहुत पढ़ाई एंड थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स। तो मेरे पापा बहुत खुश और प्राउड फील करते थे टू टेल पीपल कि माई डॉटर इज़ इन स्पोर्ट्स, और वो हमारी यूटी को, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो दंगल के साथ बहुत रिलेटेबल था, क्योंकि वहाँ पे भी फादर वॉज द ओनली सपोर्टर फॉर द गर्ल्स। बट वो उन्होंने एक्सट्रीम डिसीजंस नहीं लिए कि बाल काट दो, ये कर दो, वो कर दो, वो नहीं। बिफोर गेटिंग इनटू योर प्रिपरेशन डेज, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो स्पोर्ट्स आपने खेला थ्रू आउट, इससे क्या आप अपने आप को देखते हो कि आप शेप हुए हो टू गो फॉर अ बिगर चैलेंज? इस तरह का हेल्प हुआ है इससे? सब बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है। पहले जो नेशनल्स होते थे वो 10-10 दिन के होते थे, तो आपको पूरी फैमिली से दूर रहना है, आपको सब खुद मैनेज करना है। तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत चीज़ें सीखी कि अकेले चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बनना है। अभी मैं किसी पे भी किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं हूँ। आई हैव दैट कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ कि आई कैन डू मच बिगर, एंड मैं कर सकती हूँ चीज़ें खुद से। तो स्पोर्ट्स ने मुझे बहुत अच्छे से शेप किया। लाइक आई कैन मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन माई फिजिकल स्ट्रेंथ एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। जैसे वहाँ पे मैं मैच हार जाती थी तो ये नहीं है कि मैं गिव अप करती थी, मैं और अच्छे से कम बैक करके आती थी और प्रैक्टिस से। तो एक चीज़ सीखी, उससे सीखा कि रेजिलियंस किसको बोलते हैं, परसिवरेंस क्या होती है, एंड दैट हेल्प्ड मी इन क्लियरिंग द एग्ज़ाम। लाइक मेरी प्रिपरेशन के दौरान ये चीज़ों ने मुझे इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत हेल्प किया है। क्या उन्हें पहले से सोचा हुआ था कि आपको स्पोर्ट्स में डालना है, या किस तरह का इंसान आपको बनाना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड? जी, उन्होंने ऑलरेडी पहले सोचा हुआ था, या होते होते फिर उनको प्लान आया कि आपको स्पोर्ट्स में डालें? इससे मुझे एक बात याद आई, मेरे पापा ने बहुत फनी इंसिडेंट शेयर किया था कि जब लड़की हुई तो ऐसा कहते हैं ना कि लड़की हुई है, स्माइल के साथ ही बोलते हैं लड़की हुई है, लड़का हो तो लड़का हुआ है। तो कहते कोई रिलेटिव आया एंड शी सेड
कि लड़की हुई है। तो मैं फादर से, तो क्या अच्छी बात है, लड़की हुई है, जो भी हुआ है ठीक है ना, तो उसको क्या है। तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि लड़का होना चाहिए लड़की होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स अब लड़की हुई थी और वो चाहते थे कि वो डिफरेंट हो बाकियों से, तो वो उनका प्री डिसाइडेड था कि ये स्पोर्ट्स में होनी चाहिए। अब सिविल सर्विसेज के लिए भी मेरे पापा ने मुझे बोला था, एंड जब मैंने सर्च किया तो मुझे लगा यस मुझे भी ऐसा कुछ चाहिए, क्योंकि बहुत अर्ली एज पे उन्होंने बताया था। तो उनका ड्रीम मैंने ले लिया कि ठीक है, दिस इज ऑल आई वांट इन लाइफ। तो मतलब इट वाज ऑल प्री डिसाइडेड। वो हमेशा से कहते थे बचपन से कि सिविल सर्विसेज, वो तो आईएएस के लिए बोलते थे, बट लेट्स सी अभी तक वो तो कुछ हुआ नहीं है। इट इज, हाँ, ये शुरुआत है आपकी लाइफ की ऑफ कोर्स, sir. और जो आपने अचीव किया है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज जो sir. ऑलरेडी आप अचीव कर रहे हो, किया Yes, हुआ sir. है विद रैंक 8th। एंड इसमें किसी भी सूरत में हम नहीं बोलेंगे कि ऑफ कोर्स आपके जो एम है वो हाईएस्ट Yes, ही होनी yes, चाहिए, sir, बट yes, sir. सेकंड बेस्ट इन द कंट्री Yes, यू sir. ऑलरेडी अचीव। Yes, sir. तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। Yes, sir. साथ के साथ पहले ये कि जो आपकी और आपके फादर की इक्वेशन है, क्योंकि हमारी जो व्यूअर्स है जो हमें देखते हैं वो पेरेंट्स भी हैं, काफी सारे Yes, sir. पेरेंट्स हैं, Yes, sir. और आज के दिन में मैं देखता हूँ कि ठीक ठाक स्ट्रगल होता है, जी। स्पेशली गर्ल चाइल्ड को लेके। जैसे हमारी एकेडमी में मेरे पास लोग आते हैं, समटाइम्स आई फील वेरी बैड अबाउट इट कि उनके पेरेंट्स उनको ये पहले ही डिसाइड करके देते हैं कि ठीक है हम आपको 1 साल दे देते हैं, जाके तैयारी करो, और उसके बाद आपकी लाइफ, क्योंकि आप गर्ल हो तो हमें मैरिज का सोचना है, उनके लाइफ का सेटल करना का सोचना है, तो वो स्ट्रेस्ड होते हैं ऑलरेडी। तो मैं चाहता हूँ कि कोई एक मैसेज जो आपको पेरेंट्स को आई थिंक दे देना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ वंडरफुल इक्वेशन विद यू एंड योर फादर, तो उससे बहुत कुछ ऐसी चीजें मिल सकती है पेरेंट्स को जो उनको हेल्प करेगी। यस सर। सर पेरेंट्स को तो टेंशन रहती है बच्चों की, मेरी मम्मी पापा को भी रहती है, और उनको ये भी लगता है एक उनके अकॉर्डिंग एक राइट एज होती है जिसमें शादी हो जानी चाहिए, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। और मैं भी, मेरे फादर वैसे मुझे बोलते नहीं है, बट ऑफ कोर्स अलाइंसेस आती रहती हैं तो वो कभी कभी बता देते हैं, तो आई एम लाइक नहीं करनी है पापा, यू नो माई गोल्स, तो वो भी चुप हो जाते हैं। एंड मेरे और मेरे पापा की बात हुई थी कि अगर मैं कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लेती हूँ तो मैंने बोला मुझे शादी नहीं करनी है, जब मेरी मर्जी होगी एट वॉट एवर एज मैं तब करूँगी। तो इज़ लाइक ठीक है, यू क्लियर द एग्ज़ाम, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आप करना। तो मुझे ये लगता है पेरेंट्स को टेंशन रहती है, बट अगर आपकी लड़की आपको कभी प्राउड फील कराएगी कुछ अचीव करके, वो मोमेंट को कोई नहीं मतलब चेंज नहीं कर सकता है। वो जो फीलिंग होती है, अब जैसे मेरे मम्मा पापा हैं वो इतने खुश हैं कि मुझे नहीं लगता मेरी शादी हो जाती तो वो उतना खुश होते जितना वो अभी प्राउड फील कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो आई फील कि लड़कियों को भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लड़कों के जैसे। एंड आई डोंट फील कि देयर इज़ अ राइट एज, बायोलॉजिकली यू कैन से कि देयर इज़ अ राइट एज टू गेट मैरी, बट आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है टू गेट मैरी। तो आई फील कि प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं किसी पे डालना चाहिए, बिकॉज जब हम किसी चीज़ को प्रेशर में डाल देते हैं वो अच्छे से अपने आप को खुल के रिप्रेजेंट या नहीं कर पाती है। जितना फ्रीडम में रखोगे उतना ज़्यादा आपको कैलिबर एक इंसान का पता चलेगा और उतना ही ज़्यादा वो इंसान ग्रो कर पाएगा। तो आई फील कि पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम लगानी चाहिए, बिकॉज वो अब 20+ 21+ हो गए हैं, तो दे नो व्हाट दे आर डूइंग, एंड वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि वो कहाँ एक्सेल कर सकते हैं। तो ना कि उनको कोई ऐसा बांधना ये सब बांधना है कि नहीं ठीक है इस एज के बाद आप नहीं कर सकते। नो आई डोंट फील कि ऐसा होना चाहिए, बिकॉज मेंटली अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो आप शादी भी करा लोगे, वो खुश नहीं रह पाएंगे बच्चे, तो देयर इज़ नो पर्पस देन, फिर भी आ जाके माँ बाप ही परेशान होंगे। तो इट्स बेटर कि उनको थोड़ा फ्रीडम दो, उनको जो करना है वो करें, ताकि वो आपको एक दिन प्राउड फील करा पाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप बोल रहे हो कि जैसे आपने अपने पेरेंट्स को समझाया, ऑफ कोर्स देयर आर गर्ल्स जो इस सिचुएशन से गुजरती है, ऑफ कोर्स 21-22 साल के बाद ये सिचुएशन कभी ना कभी आती है, तो द वे यू आल्सो हैंडल्ड इट, आप उन बच्चियों को भी, उन गर्ल्स को भी आप बोलो कि उनको किस तरीके से अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए, लाइक यू सेड यू डिड इट, कि अगर मैं इंडिपेंडेंट हो जाती हूँ, दे अग्री फॉर समथिंग लाइक दिस, तो किस तरह बच्चों को अपने, क्योंकि उनको कॉन्वर्सेशन तो करते रहनी चाहिए, तो उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है?
सर आई फील अगर आपके लाइफ में कोई एम्बिशन है तो आप उसको लेके चलो, आप उसके लिए मेहनत करो, तो पेरेंट्स भी समझते हैं। मतलब यू नीड टू टॉक। अगर आपके कुछ और ड्रीम्स है और पेरेंट्स का क्लैश हो रहा है, यू शुड टॉक, क्योंकि बात करोगे तभी आप एक दूसरे को जान पाओगे कि आपको क्या करना है और वो क्या चाहते हैं। तो अगर आपके कोई गोल है लाइफ में तो आई फील कि पेरेंट्स भी समझते हैं। उनको टेंशन तो रहती है, मेरे मम्मी पापा को भी रहती है। अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो गया है, मैं देख रही हूँ, बट रहती है। अब मेरा भी जब तक नहीं हो रहा था क्लियर, कुछ नहीं हो रहा था, तो दे वर ऑल्सो वरीड, बट स्टिल यस, बट स्टिल दे वर गिविंग मी चांसेस। दे वर लाइक इट्स ओके, यू डू इट, कुछ नहीं होता। तो मुझे लगता है बातचीत करनी चाहिए और अपनी लाइफ में कोई गोल रखना चाहिए। जब आप वो देखेंगे कि आप उस गोल के लिए मेहनत कर रहे हो तो वो ज़रूर आपको चांस देंगे कि आप करिए वो अच्छे से। बट अगर वो देखेंगे कि यू आर लाइक कि नहीं लाइफ में कुछ नहीं करना है ये वो, तो पेरेंट्स आपको फिर कंपेल करने लग जाते हैं। उनको लगता है कुछ तो नहीं कर रहे हैं, चलो शादी कर लेते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये कुछ नहीं हो रहा, चलो शादी कर लेते हैं। तो बट पेरेंट्स को ऐसा भी नहीं करना चाहिए। सबको मतलब रहने का, अच्छे से रहने का देना चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए, उनको बांध के नहीं रखना चाहिए। बाकी कॉन्वर्सेशन बहुत चीज़ें जो है सॉल्व कर देता है, तो करनी चाहिए। जी जी। एक हाल ही में जब आपका रिजल्ट आया उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक इंटरनेट पे देयर इज दिस बज़ जो क्रिएट हुआ है आपके एक वीडियो डालने से। वो वीडियो में एग्जैक्टली मैं तो क्योंकि अगर वो नहीं वीडियो डाला होता था आई वुड हैव आस्क्ड यू द अदर वे आल्सो। बट एक ऐसा मोमेंट जो कैप्चर हुआ है जो आपने इंटरनेट पे डाला है, एंड क्योंकि नाउ यू आर एन इंस्पिरेशन टू मेनी स्टूडेंट्स, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, और वो एक मोमेंट कैसा रहा, और उस मोमेंट को मैंने तो देख लिया, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा और नरेट करें कि जब आपका रिजल्ट आया जिस दिन, उसको आपको कैसे बोला गया और कैसा इमोशन था उस टाइम? सर पहले से ही हमें पता था 13 मार्च को रिजल्ट आने वाला है, तो सुबह तो मैं बहुत चिल थी कि ठीक है मुझे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। एंड देन जैसे ही टाइम बढ़ रहा था तो आई वाज लाइक ठीक है अभी होने लग गया, कभी एंग्जाइटी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो मेरे फादर मदर शॉप पे थे, तो मुझे लगा कि ठीक है मुझे उनके सामने वो ही मेरा रिजल्ट देखेंगे, मैं नहीं देख सकती हूँ। तो मैं वहाँ चले गई, मैं 2 घंटे तक वहाँ वॉक करती रही वेटिंग फॉर द रिजल्ट, तो नहीं आ रहा था। देन पापा ने लैपटॉप पे ऑलरेडी साइट खोल के रखी थी, मैंने उनको कहा आप साइट खोल के रख दो। तो ही वॉज ऑल्सो क्यूरियस कि देखना है कि क्या होता है। मेरी मम्मा साइड पे प्रेयर कर रही है शॉप पे बैठी, और मेरे पापा बस देख रहे हैं स्क्रीन पे। देन पापा सडनली हटे और मैं ऐसे गई काउंटर पे देखने के लिए कि कहीं आया तो नहीं। एंड मैंने ऐसे देखा कि आ गया। मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाई, मैंने 2 वर्ड्स पढ़े एंड मैं भागती हुई आ गई बाहर, पापा यू चेक, मम्मा यू चेक, और मेरा भाई रिजल्ट आ गया। हाँ, और मैं ऐसे हो गई एकदम, मेरा फ़ोन मतलब आई स्टार्टेड शिवरिंग। तो मैं फ़ोन पे खोल रही हूँ, नहीं खुल रहा है। तो मैंने बोला आप लोग देखो। दे वर साइलेंट फॉर 2-3-4 सेकेंड। मेरे को बस उनके एक्सप्रेशन देखने थे, पास हूँ कि फेल हूँ। उससे पहले मैं मैनिफेस्ट कर रही थी कि रैंक आ जाए, रोज़ मैनिफेस्ट करती थी। बट उस दिन ये था कि भगवान बस पास करा देना, लिस्ट में नाम ले आना, एनेक्स्चर 2 में नाम ले आना। फर्स्ट में तो होगा, 2 में आ जाना चाहिए बस ना। तो मैं ऐसे एकदम ब्लैंक हो गई। देन कोई कुछ नहीं बोल रहा था, आई वाज शॉक्ड कि कुछ हुआ कि नहीं। देन माय मदर सेड कि भूमिका महाजन लिखा तो है। मैं ऐसे हो गई, हाँ क्या हुआ? देन शी सेड 8th रैंक। भागती हुई, मुझे शॉक लग गया कि सीरियसली शी सेड या। मेरा भाई मुझे टीज करने लग गया, वही वीडियो उसने ही स्टार्ट किया है, वो मुझे टीज करने लग गया कि नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? कहता नहीं हुआ। आई वाज लाइक ऐसे मत कर, ऑलरेडी मेरी सांसें अटकी हुई हैं। देन ही सेड यस। माय फादर स्टार्टेड क्राइंग। फिर मुझे लगा यस हो गया, पापा रो रहे हैं, मम्मा आके गले लगा रही है। देन मुझे बिलीव हुआ। देन ऑल्सो दे वर नॉट बिलीविंग इट। दे वर लाइक कोई और भूमिका तो नहीं है, यू चेक योर रोल नंबर, कोई और भूमिका महाजन तो नहीं है, इज इट यू ओनली? देन 10 बार चेक करके देन श्योरिटी हुई यस इट्स मी ओनली। लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में 8th रैंक आ गया, तो इट वाज अ बिग डील। तो आई एम थैंकफुल, और वो मोमेंट तो बहुत प्रीशियस है। मैंने वो वीडियो इतनी बार देख रही है, मतलब एवरी मॉर्निंग नाइट में वो बार वीडियो देख रही हूँ। दैट इज सो क्लोज टू माई हार्ट नाउ। इट इज योर वीडियो। आप इतनी बार देखोगे तो इमेजिन कि जो इंस्पायर्ड हो चुके होंगे आपसे वो कितनी बार देख रहे होंगे। सर वो मोमेंट इट इज ऑल ओवर द इंटरनेट राइट नाउ, yes, एवरीबॉडी इज वाचिंग इट। sir. तो ये तो एक ऐसा मूवमेंट जिसके लिए लोग प्रिपरेशन डे स्टार्ट करते हैं, एंड यू हैव लिव्ड दैट एंटायर जर्नी। और बहुत खूबसूरत एक लम्हा जो आपने, आई एम श्योर मेनी पीपल आर लाइकिंग इट, और बहुत सारे लोगों को, पेरेंट्स को भेज रहा है, टीचर्स को भेज रहा है, हर बंदे को भेज रहा है। तो
ये मोमेंट कैप्चर करना और उसको फिर इंटरनेट पर डालना, थैंक यू सो मच। ये एक इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन क्रेडिट जाता गोज है। टू माय ब्रदर, जिसने जब देखा कि ठीक है अभी 8th रैंक आ गया, अभी स्टार्ट कर देता हूँ वीडियो, तो ही स्टार्टेड द वीडियो। आई वाज लाइक पहले करता ना, कहते कंफर्मेशन नहीं थी होगा कि नहीं होगा, कंसोल करना पड़ेगा या खुश करना पड़ेगा। अगर तब से होता कि जब आप नर्वस थे ना, तो और मजा और आता, ज्यादा एग्जैक्ट, और उसको ज्यादा। यही कह रही हूँ, बनानी थी तो स्टार्टिंग से बना था। तो ही लाइक चल बना दिया ना। नहीं नहीं, काफी अच्छा था। यस बट थैंक यू। ये तो अब क्योंकि हफ्ता भर हो गया आपके Yes, रिजल्ट sir. को आए Yes, हुए, sir. और बेस्ट ऑफ द रैंक, यू आर गेटिंग बेस्ट ऑफ द सर्विसेज आल्सो। तो अब सिंक इन हुआ, लगा कि नहीं, या अभी भी हो ही रहा है? नहीं, अभी धीरे धीरे हो रहा है, वो वीडियो देख देख के हो रहा है, क्योंकि सर ऐसा होता है ना, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, कुछ नहीं अच्छा हो रहा होता है लाइफ में, हर चीज़ नेगेटिव हो रही होती है, और एकदम से वो एक रिजल्ट आता है और ऐसे लगता है कि आपका बिल्कुल अप्स एंड साइड, मतलब आपकी पूरी दुनिया रिवॉल्व हो गई है, सब हो गया है। तो मेरे को तो फील ही नहीं हो रहा था, बस मैं लाइमलाइट पे आ गई थी, सब रिलेटिव्स, मीडिया वाले, कॉल्स, सब कुछ, मेरा तो फ़ोन चलाने का ही नहीं मन कर रहा है, इतना ज़्यादा हो गया था। बट अभी धीरे धीरे नॉर्मल रूटीन में वापस थोड़ा बहुत आ रही हूँ, तो अभी लग रहा है कि ठीक है। बाकी तो तब लगेगा जब ट्रेनिंग और सब स्टार्ट Of होगा, course. तब फील होगा कि लाइक बट ये जो रिजल्ट से पहले और रिजल्ट के बाद का जो लाइफ है, यस सर। अभी आपके रिजल्ट के बाद वाली हफ्ते भर की लाइफ चल चुकी है, तो कितने कुछ चेंजेस आप देख रहे हो कि ओवरऑल देखा जाए तो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो आसपास लोग थे, Yes, जब आपका sir, yes, रिजल्ट sir. नहीं बन रहा था, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जो उगता सूरज है उसी को सब सलाम करते हैं, Exactly. स्ट्रगलिंग सूरज को कोई सलाम नहीं करता। एग्जैक्टली। बट आप कैसे देखते हो इसको कि क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस अनएक्सपेक्टेड हो रहे हैं आपके लाइफ में? हाउ आर यू हैंडलिंग दिस लाइमलाइट? Yes, कैसे sir. देखते हो इसको? सर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, मतलब बहुत ही सारे, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। एक तो इतने ज़्यादा टेक्स्ट आ रहे हैं, इतने ज़्यादा टेक्स्ट आ रहे हैं, जिन लोगों से कभी बात नहीं हुई होगी, या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने शायद मुझे कभी इग्नोर किया होगा, दे आर टेक्सिंग मी नाउ एंड आई एम लाइक ठीक है अभी कर रहे हो, इट्स ओके, अभी ठीक है, आई हैड अचीव समथिंग, दैट्स द रीज़न यू आर टेक्सिंग मी। तो एक तो वो चीज़ तो ज़रूर है ही है। साथ में रिलेटिव्स या जो भी नोन लोग हैं, जैसे वो कहते थे कि इतने साल हो गए हैं, मतलब मेरे को कोचिंग ली पहले, फिर सेल्फ स्टडी की, डू समथिंग एल्स, या क्या कर रही है, ऐसा है वैसा है। तो अभी उनको तो मैंने बहुत अच्छा वो दे दिया है, जवाब दे दिया है कि यस। एंड ऑल्सो देयर वर पीपल जो मुझे क्रिटिसाइज करते थे कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, अभी भी सुन रही हूँ कि हमें लगा नहीं था कि तेरा हो जाएगा, अब लग रहा है कि अच्छा तू पढ़ती थी। तो आई वाज लाइक सोशल मीडिया पे भी डाल सकती थी कि पढ़ाई कर रही हूँ, बट मुझे लगा कि नहीं डालनी है। तो दे आर, मतलब दे यूज्ड टू जज मी एंड नाउ दे आर लाइक यार वाओ यार यू आर ऑल राउंडर, तूने कर दिया। तो मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब आई हैड दैट रिस्पेक्ट फॉर, मतलब इन देयर आईज फॉर मी, एंड ऑल्सो अभी हर जगह मुझे इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो आई एम लाइकिंग दैट कि ठीक है कुछ कर दिया है, कुछ हो गया है। ये तो बस शुरुआत है। आप वी विश कि आप सिविल सर्विसेज में भी बेस्ट ऑफ द रैंक हमारे लिए लाओ, अपने लिए, हमारे लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, और मेक अस इवन प्राउडर कि आप उसके लिए ज़रूर करना। बट अब क्योंकि लाइफ आपकी डिफरेंट हो रही है, और एक जैसे मैंने आपकी शुरुआत में ही आपके इंट्रोडक्शन में बोला कि दैट एक जो खास चीज़ मैंने नोटिस की है आपकी लाइफ, आपकी प्रिपरेशन के टाइम से, वो ये है कि यू बैलेंस्ड एवरीथिंग। यस सर। बीट आपका स्पोर्ट्स करियर, यस सर। कैसे आपने उसको हैंडल किया। इफ़ वी सी योर सोशल मीडिया, आप जिन सोशल मीडिया में ऐसा नहीं लगता कि एक मतलब जो हम परसीव करते हैं कि सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं, एक स्टूडियस टाइप इंसान, एक अच्छा एस्पिरेंट, बट आपने वो भी नहीं किया। यू स्टेड देयर, यू मेड रील्स, आपने अच्छा मज़ा भी किया, यू डांस्ड, यू वेंट फॉर आउटिंग्स ऑल्सो, मूवीज, एंड ये साथ साथ चल रहा था, और आपकी साथ साथ प्रिपरेशन चल रही थी। ये जो कि कंप्लीटली प्री कंसीव्ड नोशन था कि इस तरह नहीं होता है। आप क्योंकि आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर आप सोशल मीडिया पे रहते हो तो इट इज गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट। इस बैलेंस को बनाया कैसे आपने?
यस सर, इनिशियली जब प्रिपरेशन मैंने भी स्टार्ट की थी तो मैं भी इसी स्टीरियोटाइप और उसमें थी कि एस्पिरेंट ऐसा दिखता है। मेरे पापा मुझे कहते थे कि बालों को ऐसे रखा कर, एस्पिरेंट तो ऐसा दिखता है। आई वाज लाइक कम ऑन पापा, कुछ नहीं होता। तो वो मुझे टीज करते रहते थे कि एक एस्पिरेंट की तो, क्योंकि ये सबका ऐसा ही है कि एक प्री कंसीव नोशन होता है, स्टीरियोटाइप है कि एस्पिरेंट को ऐसे रहना चाहिए, उसको बस बुक्स 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 में ही रहना चाहिए। बट मैंने वो नहीं किया। जब मैं दिल्ली भी गई थी कोचिंग के लिए, तो वहाँ पे मैंने जाके सोशल मीडिया को मतलब बंद रखा, सब किया। बट देन जब आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन हिट करता है, जब आपके पास कोई नहीं होता और आपको कुछ चाहिए होता है कि टू ओपन अप, टू से समथिंग, टू डू समथिंग, और मैं बहुत ही इमोशनल ब्रेकडाउन्स और इस फेज से बहुत गुजरी हूँ, जो किसी को नहीं पता है। शायद मेरे सोशल मीडिया में जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स होंगे, दे नो व्हाट ऑल थ्रू आई वेंट थ्रू इन दीज 4 years। तो सोशल मीडिया मुझे एक ऐसा वे लगा कि जहाँ पे ठीक है, आप, मैं इंटरेक्ट भी नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को बता भी नहीं रही हूँ कि क्या चल रहा है, बट एटलीस्ट मैं खुद को पोस्ट कर रही हूँ तो आई एम फीलिंग हैप्पी कि यहाँ मैं खुश लग रही हूँ, यहाँ मैं ऐसी लग रही हूँ। और लोगों को थोड़ा बहकावे में भी हो रहा है कि ठीक है, ये पढ़ नहीं रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, एंड मैं साइड बाई साइड आई नो व्हाट आई एम डूइंग। तो मैं कभी उससे इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। मैंने बहुत बैलेंस मेंटेन रखा। मेरी एक ये बहुत अच्छी खासियत बोलूँ शायद, मैं एडिक्ट नहीं होती हूँ किसी भी चीज़ से। आई नो कौन सी चीज़ कितने लिमिट में होनी चाहिए, तो वो मैंने सोशल मीडिया का वैसे यूज़ किया। तो इसी से मुझे बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला कि ये तो हमेशा एक्टिव रहती है, इसका कहाँ ही होगा। मुझे भी लगने लग गया कि शायद यार लोग बोलते हैं, शायद नहीं होगा। मैं खुद बोलती थी, मैं टॉपर्स को देखती हूँ, कुछ तो हमेशा कहते हैं हमने तो पूरा बंद कर दिया था, बट मैं नहीं रह सकती हूँ। तो बट फिर मैंने इसके साथ ही कंटिन्यू किया। अब जैसे एग्जाम्स आते थे तो मैं 2-3 months के लिए डीएक्टिवेट करती थी, सब करती थी, बट आई मेंटेन अ बैलेंस, क्योंकि मुझे लगता है आपकी प्रिपरेशन में जो भी चीज़ आपको खुशी दे, जो आपको मेंटल पीस दे, यू शुड डू दैट। आपको ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करना, आप करो, डू दैट, बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सबकी अपनी जर्नी होती है। मैं भी पर्टिकुलर वो एस्पिरेंट, टिपिकल एस्पिरेंट की उसमें नहीं आती हूँ कैटेगरी में, बट आज अगर मैंने कर दिया है विद गॉड्स ग्रेस, तो आई फील कोई भी कर सकता है। आपको किसी की तरह नहीं बनना है, आपको खुद की तरह बनना है। नाउ दोज पीपल ओनली आर सेइंग कि ठीक है, अभी हमें समझ आ रही है कि दोनों चीज़ें मैनेज करके हो सकती है। तो आई फील प्राउड कि मैंने कोई एग्जाम्पल सेट किया। यस, आई रियली फील प्राउड फॉर दैट। मैं मतलब ऑफ कोर्स आपने ये एक जो ट्रेट, आपने एक जो अपना कैरेक्टरिस्टिक बोला है कि यू डोंट गेट एडिक्टिव। यस सर। साथ के साथ हमें ये भी समझाना है बच्चों को कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम बैलेंस कर सकते हैं, तो मतलब है कि हम सोशल मीडिया पे अगर रहेंगे तो उसमें घंटों नहीं बिता सकते। सर, एग्जैक्टली। तो सपोज आप पढ़ रहे हो, एक दिन आपने दिया, आपने स्टडी शुरू की है, तो कितना टाइम आप सोशल मीडिया पे एक दिन में ऑन एन एवरेज देते थे? सर ज़्यादा अगर मैं यूज़ करती थी, अब सबको रील्स की आदत हो गई है इंस्टाग्राम पे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 hour होता था। बट अगर मुझे लगता था आई एम गेटिंग एडिक्टेड और पेपर्स आ रहे हैं, तो मैं डीएक्टिवेट कर देती थी। और मुझे सोशल मीडिया को ऐसे चलाने में नहीं अच्छा लगता था कि लोगों को देखती रहूँ। आई लव टू सी माई सेल्फ। मतलब अभी तो मैंने बहुत पोस्ट अपनी हटा दी है, वो मैंने पहले से ही हटा दी थी बहुत सारी। जब मुझे पोस्ट करना होता था, मैं आती थी, मैं पोस्ट करती थी, आई यूज्ड टू स्टे फॉर 2-3 days, उसके बाद फिर से डिलीट करके आई यूज्ड टू गेट बैक टू माई स्टडीज। तो मैंने वो मतलब ऐसे रखा था, तो लोगों को लगता था पोस्ट करती रहती है, शायद पूरा पूरा दिन यूज़ करती है, बट ऐसा नहीं था। मतलब मेरे को पोस्ट करना होता था तो once in a month और twice in a month, तो मैं आती थी, पोस्ट करती थी, मुझे अच्छा लगता था, थोड़ा मुझे रिलैक्स्ड फील होता था, और उसके बाद बैक टू माई स्टडीज़। तो मैंने वो बहुत अच्छे से मेंटेन किया। शायद बीच में मैं हुई होंगी डिस्ट्रैक्ट, जब मुझे लगता था मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, मैं डीएक्टिवेट कर देती थी कि शट डाउन, लाइक वहाँ पे सोशल मीडिया से शट डाउन कर दो। बाकी आई डोंट फील कि इट टेक्स मच ऑफ योर टाइम, बिकॉज थोड़ा आपको सोशली एक्टिव रहना चाहिए, अदरवाइज आप डिप्रेशन में चल जाओगे। मुझे भी लग रहा था मैं जा रही हूँ, तो मैं सोशल मीडिया में, इनफैक्ट इन दिस प्रिपरेशन मैं तो बहुत एक राइटर भी बन गई। मैं बहुत चीज़ें लिखती थी, बिकॉज आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। तो मैं चाहती थी कि मैं जो सब कर रही हूँ, आई शुड पुट इट समवेयर। तो सोशल मीडिया इज़ दैट प्लेस टू पुट इन, तो दैट इज़ ऑल। अब 2022 में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, Yes, sir. एंड 2026 से आज अब आप यू आर सिविल सर्वेंट विद रैंक 8। तब में और अब में, अब भूमिका में क्या चेंजेस दिख रहे हैं आपको, इफ यू कंपेयर द डे यू स्टार्टेड एंड नाउ टुडे? Yes, sir. Initially when I started, I was very weak.
कि मतलब ये बैलेंस कैसे मेंटेन करना, बिकॉज आई वॉज न्यू टू दिस। सबको ये लगता था थोड़ी देर पढ़ लो, कोचिंग चले जाओ तो हो जाएगा, बट मुझे समझ आया ऐसा नहीं है। आपको बहुत रिजिलियंट होना पड़ता है, आपको बहुत डिटर्मिनेंट होना पड़ता है, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है। परसिवरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सब चीज़ें मेरे में उतनी नहीं थी इंश्राइंड, और कोई मुझे कुछ बोल देता था, इट यूज़ टू हर्ट मी अ लॉट। मतलब अगर किसी ने सोशल मीडिया के लिए बोल दिया तो आई वुड बी लाइक शायद मुझे ये नहीं करना, मतलब मैं ऐसी हो जाती थी, एंड आई यूज्ड टू क्राई, मुझे फील होता था। बट उसके बाद मैं इतनी चिल हो गई क्योंकि इतना सुन लिया कि यहाँ से सुनती थी, यहाँ से, मतलब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। आई वॉज लाइक इफ़ इट मेक्स मी हैप्पी तो मैं करूँगी, आई डोंट केयर अबाउट अदर्स। मेरे पेरेंट्स अगर मुझे कुछ नहीं बोल रहे हैं, दे नो व्हाट आई एम डूइंग, दे हैव ट्रस्ट ऑन मी। मेरे को नहीं दुनिया को देखना है मैं कुछ करूँगी देन ऑल्सो दे विल क्रिटिसाइज, मैं कुछ नहीं करूँगी तो भी करेंगे। तो अब मैं ऐसी हो गई हूँ कि आपको कुछ भी मेरे लिए बोलें, जस्ट गॉसिप करो, कुछ भी बैक बेचिंग, आई डोंट केयर नाउ। तो मैं वो एक बहुत बेटर पर्सन बन गई हूँ कि लोगों के क्रिटिसिज्म से अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे लग रहा है गलत है देन आई विल इम्प्रूव ऑन इट, अदरवाइज लोग तो कुछ भी कहते हैं, आई डोंट केयर अबाउट देम नाउ। बाहर के जजमेंट से आप अब दूर होते दिख रहे हो, और आप जितना Yes, भी sir. काम पर्सन। अब मैं बहुत अपने इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो रही हूँ और पीस पे हूँ। जब मेरे को लोगों से फ़र्क पड़ता था तो मैं पीस में नहीं रहती थी, और मेरी पढ़ाई इफेक्ट करती थी बहुत अब ज़्यादा। कमिंग बैक टू योर स्ट्रगलिंग डेज, Yes, sir. कि ऑफ कोर्स ये जर्नी विदाउट स्ट्रगल नहीं हो सकती। Yes, sir. और वही आपको शायद शेप करती है। अच्छा, यस सर। आपने 2022 में शुरू किया, देन यू गिव वन अटेम्प्ट इन यूपीएससी, यस सर। और उसके बाद आपने यूपीएससी में वो अटेम्प्ट क्लियर ना करने के बाद आपने ये डिसाइड किया कि मैंने अब इस जर्नी को कंटिन्यू नहीं यस करना सर। है। यस सर। वो क्या मूवमेंट था कि आपने ऐसा सोचा, और फिर आपने डिसाइड किया, तो फिर वापस कैसे आप इस जर्नी में आए? सर एक्चुअली जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो एज आई टोल्ड यू 10th क्लास से ही डिसाइडेड था। तो मैंने ईयर देख के रखा था कि कब मैं 21 की होंगी और कब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा। तो वो कीड़ा था मेरे अंदर कि मुझे एग्ज़ाम के लिए बैठना है। हुआ नहीं हुआ, और तब लगता भी था बचपन में कि अभी तक तो कभी फेल नहीं हुए तो हो ही जाएगा, क्या हो गया। तो मैंने नहीं पढ़ा अपने कॉलेज डेज़ में कुछ भी। तो जब मैंने जस्ट ट्रायल बेसिस पे फर्स्ट प्रीलिम्स दिया तो मुझे समझ आया अच्छा पेपर ये होता है। और मतलब आई वाज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, जस्ट कोचिंग स्टार्ट की थी, 4-5 मंथ्स पढ़ के मैंने पेपर दे दिया था। तो उसके बाद मुझे पता चला, देन 2023 में तो मैंने दिया नहीं, 2024 में मैंने एक और ट्राई दिया था, तब भी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था। आई वाज डूइंग माय ऑप्शनल विद सम जीएस सब्जेक्ट्स, तो अगेन नहीं हुआ मेरा। देन उसके बाद मेरे थोड़े पर्सनल इश्यूज़ रहे, कुछ रहे, तो मैंने 2-3 मंथ्स के लिए प्रिपरेशन छोड़ दी। ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली मेरे पापा मुझे कब से कह रहे थे कि JKPSC का फॉर्म भर। आई वाज लाइक नहीं, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मेरे को एक ही गोल करना है। अगर नहीं होता है, एक अच्छा अटैम्प्ट दूंगी UPSC का, नहीं होगा पक्का ये करूँगी, बट अभी नहीं। उन्होंने मुझे बोला कि भर दे। देन मैं लकीली मेरी लाइब्रेरी में एक फ्रेंड बन गई, उसने भी बोला कि कर लो ना। तो लास्ट डे पे फॉर्म फिल किया। अब अक्टूबर में पेपर था, तो बट तब मैं प्रिपरेशन नहीं कर रही थी, तो मैंने बोला कि नहीं देना है मुझे। देन मुझे पता चलता है कि पेपर अब फरवरी में हो गया, जनवरी में मुझे पता चला। देन आई थॉट कि ठीक है, बहुत हो गया स्ट्रेस, डिप्रेशन, पढ़ाई नहीं होती थी, मैं लाइब्रेरी जाना छोड़ दिया था सब, तो बिकॉज मैं अपनी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा काम कर रही थी। फिर मुझे लगा व्हाई नॉट टू टेक इट एज अ गोल, मतलब जैसे स्पोर्ट्स में हम लेते हैं, कोई कंपटीशन है, वी जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट। आई वाज लाइक लेट्स टेक अ ट्राई। हमेशा मुझे सब बोल रहे हैं, अब मैं पोस्टपोन भी हुआ, शायद मेरे लिए हुआ होगा, लेट्स टेक अ ट्राई। तो मैंने फिर 1 मंथ प्रिपरेशन की और मैंने प्रीलिम्स दे दिया JKPSC का। एंड जब मैं आई तो अब पेपर मेरा ठीक ही हुआ था, तो अब मैं मार्जिन पे थी, लाइक देयर वाज अ डिफरेंस लाइक 10-15 मार्क्स का जो रिविजन हुई थी आंसर्स की। तो अब मुझे पता नहीं था होगा नहीं होगा। तो 1 महीना 20 मार्च को रिजल्ट आया था। तो उस दिन मुझे जब पता चला कि मेरा प्रीलिम्स हो गया, आई वाज शॉक्ड कि ये तो पेपर मैं दे ही नहीं रही थी, ये कैसे हो गया। एंड देन आई क्राइड दैट डे। फिर मैंने डिसाइड किया कि नो, अब मुझे मेंस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। देन आफ्टर दैट आई प्रिपेयर्ड इमेंसली फॉर दिस ओनली। तो UPSC को साइड लाइन कर दिया, उसके लिए मैंने नहीं कुछ भी प्रिपेयर किया, इनफैक्ट अटेम्प्ट भी नहीं दिया। देन मैंने JKPSC का ही मेंस दिया, देन मेंस भी हो गया, फिर इंटरव्यू हो गया। देन मुझे समझ आई व्हाट डेस्टिनी इज़ एंड क्यों, किस रीज़न से पोस्टपोन हुआ था, बिकॉज मैं रेडी नहीं थी पेपर देने के लिए। तो एग्जैक्टली नाउ आई फील दैट PSC भी सुन रहा होगा कि हमने क्यों एग्जैक्टली
क्यों हमने इसको डिले किया, उनको शायद खुद रीजंस अभी तक नहीं समझ में आए होंगे। नाउ दैट दे हियर मुझे अस। तो ये भी नहीं पता था कि पेपर पोस्टपोन हुआ है, मुझे कहीं और से पता चला पेपर पोस्टपोन हो गया, क्योंकि मैं आई वाज नॉट रेडी टू गिव। तो जब पता चला अच्छा फेब में हो गया, और मुझे लगा, मुझे आई बिलीव डेस्टिनी में अब थोड़ा बहुत, मुझे लगा मुझे लोगों से आके चीज़ें पता चल रही हैं कि पोस्टपोन हो गया है, शायद गॉड इज़ गिविंग मी हिंट्स, आई शुड टेक इट। तो बस मैंने वो हिंट्स को कनेक्टिंग डॉट्स एंड ऑल, तो आई गिव द अटेम्प्ट। तो आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि क्यों पोस्टपोन हुआ, क्यों हर चीज़ लाइन अप हुई। सो नाउ आई बिलीव इट वाज डेस्टिनी फॉर यू। ये जो एग्जाम का प्रिपरेशन है, ये बेसिकली प्रेशर सिचुएशन होती है इसमें। यस सर। तो क्या एंड रिजल्ट का प्रेशर आप पे था या डिफरेंट तरीके की एक्सपेक्टेशन आप पे थी? व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर यू हैड? सर रिज़ल्ट का तो था ही, और मेरे पापा मम्मा को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर भी पाऊँगी कि नहीं, बट मतलब ज़्यादा तो मुझे यही था रिज़ल्ट का, क्योंकि मैंने बचपन से आई वॉज अ डे ड्रीमर। तो मैंने ये ड्रीम था मेरा कि मैं अपने आप को साड़ी में इमेजिन कर रही हूँ वॉकिंग इन फॉर इंटरव्यू। तो द डे मैं इंटरव्यू के लिए गई, तो मतलब मुझे रोना आ रहा था कि लाइक ये सपना मैंने खुली आंखों से, लाइक डे ड्रीमर थी तो मैंने देखा था, और आज वो पूरा हो रहा है। फॉर वैसे ही जैसे मतलब मैंने प्रीलिम्स और जब मेंस लिखने गई, तो मैं सबको कॉल करके ये बोल रही हूँ अपनी फ्रेंड्स को कि ये तो मैं सोचती थी कि मैं 8-9 पेपर कैसे लिखूँगी, और आज मैं लिखने जा रही हूँ। तो मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था कि ये सपने मैंने इन सपनों के लिए जी हूँ, और इन सपनों के लिए मैंने कुछ किया है, और आज वो मैं एक्चुअली में करने जा रही हूँ। तो बहुत अच्छा फील भी हो रहा था, और थैंकफुली रिजल्ट आ गया, तो थोड़ा अभी अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि कुछ कर लिया, कुछ हो गया। तो मतलब गिव अप करने का एक टाइम पे आपको किया आपने गिव अप, एंड इट वाज नॉट एग्जैक्टली गिविंग इट अप। Yes, that was just a pause I feel, because मैं मेंटली थोड़ा ठीक नहीं थी, और मैंने वही बोला मेंटल हेल्थ इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और आप जब मेंटल ट्रॉमा से किसी से भी जा रहे होते हो, आपकी फैमिली उतना नहीं समझ पाती, ना मैंने उनसे कुछ इतना शेयर किया, बट फ्रेंड्स भी नहीं, कोई नहीं आपका साथ देता। तो उस टाइम पे गॉड पे आई स्टार्टेड बिलीविंग। मैं बहुत स्पिरिचुअल भी हो गई इन्हीं दिनों में। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ कि आपके पेरेंट्स की, आपकी फैमिली की, गॉड की, व्हाट इज़ दिस लाइफ ऑल अबाउट। अदरवाइज़ हम ऐसा एक इल्यूजन में रह लेते हैं कि दिस इज़ वर्ल्ड इज़ एवरीथिंग एंड ऑल। तो ये चीज़ें मुझे तब समझ आई। तो आई फील ये एग्ज़ाम आपसे बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करता है कि आप चीज़ों को समझो और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। अभी शायद तभी मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ी बेटर हो गई थी, दैट्स द रीज़न मैं और अच्छे से पढ़ाई करके कर पाई। तो ये जो आप ये बोल रहे कि आपने गिव अप का एक कर लिया था, एंड देन यू स्टार्टेड इट अगेन। कैन यू जस्ट टेक अस अप कि आप बेसिकली क्या मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई आपने, मतलब किस तरीके से आपने आपको वापस कंसोल किया, वापस आपने बोला कि नहीं आई विल हैव टू डू इट। और क्योंकि उसमें इमेंस मेंटल प्रेशर होता है, और आपको हर तरीके से एफर्ट चाहिए होता है, लाइक यू सेड कि बहुत ज़्यादा साथ देने वाले होते भी नहीं हैं, ऑल यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किया और उनको ओवरकम कैसे किया, क्योंकि ये मेंटल कंडीशन तो हर सीरियस एस्पिरेंट को होती है। सर मैं जब दिल्ली में भी थी, प्रेपरेशन में भी मैं बहुत बार बीमार हुई, तो मेरी प्रेपरेशन कभी ढंग की कंटिन्यूटी पे हो ही नहीं पाती थी। मेरे को एक बार चिकन पॉक्स हो गया था, एक बार टाइफाइड हो गया था, तो 2-3 मंथ्स मुझे रिकवर करने में लग गए थे, और मतलब ऐसा सब चल रहा था। तो मुझे फील ही नहीं होता था कि मैं एस्पिरेंट हूँ भी कि नहीं, कि कभी कंटिन्यूटी में पढ़ ही नहीं पाती हूँ। फिर जब मैं यहाँ पे आ गई, फिर से सब चीज़ों को सेट किया, बैलेंस किया। एक क्वालिटी मेरे में स्पोर्ट्स की वजह से ये भी आई, आई एम वेरी मच अडेप्टेबल। मैं किसी भी एटमॉस्फेयर में थोड़ा टाइम लग के मैं अडेप्ट कर लेती हूँ, तो यहाँ पे भी किया। बट इन बिटवीन ना बहुत आपको लोनली और अलोन फील होता है जब आप देखते हो कि आपके पेयरमेट्स, आपके फ्रेंड्स सब घूम रहे हैं, सब चिल कर रहे हैं, और आपको वो स्टडी टेबल पे बैठ के बस पढ़ना है। आपको रोना भी आ रहा होता है, स्टिल यू नीड टू स्टडी। तो वो बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होती है। तो मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड राइटिंग। आई टोल्ड यू इनिशियली मैं एक राइटर भी बन गई। मेरे को जो फीलिंग आती थी मैं लिखती थी। मुझे लगता है इमोशंस निकलने चाहिए, मैं बहुत रोती थी। कुछ मेरा मन नहीं करता था, मैं घूमने चले जाती थी। 1 घंटे के लिए किसी फ्रेंड को कॉल कर देती थी, लेट्स गो फॉर कॉफ़ी, कि अपने आप को
प्रेशर से हटाओ और चीज़ों को और अच्छे से करो, बिकॉज अगर आप मेंटली ठीक नहीं हो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तो मेरी फैमिली के साथ बैठने लग गई, बात करो, सोशली अगर एक्टिव अच्छा लगता है वो रहो, और अपने पे मेडिटेशन। मैंने फिर जिमिंग स्टार्ट की। पहले मैं वॉक वगैरह के लिए जाती थी, प्रिपरेशन में छोड़ दी, तो नेचर वॉकिंग मेरे को बहुत सूदिंग लगती है, वो सब किया। और अपने आप को ना डिटैच किया सोशल लाइफ से, मतलब ये मैं थोड़ा जैसी मैं हूँ थोड़ा उससे अलग किया, क्योंकि मैं पहले बहुत सोशल बीइंग थी, तो मैंने थोड़ा डिटैच किया। और मुझे मेरी फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, पर्सनल इश्यूज चल रहे थे, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ कर लिया अगर मैंने तो आई कैन चेंज द ब्लड लाइन, बट अगर मैंने कुछ नहीं किया तो थिंग्स विल रिमेन द सेम। तो मुझे लगा कि शायद आई एम द ओनली होप फॉर माई पेरेंट्स एंड आई शुड डू इट। तो वो जो इंटरनली मुझे करेज आई, दैट इज़ समथिंग जो कोई नहीं बीटअप कर सकता। एंड विद दैट मैं स्पिरिचुअल भी हुई, तो मुझे लगा कि स्पिरिचुअलिटी ने भी मेरी बहुत हेल्प की कि मुझे इंटरनली बहुत ही मोटिवेटेड रखने के लिए और मेरी मेंटल हेल्थ को थोड़ा ठीक करने में स्पिरिचुअलिटी ने भी मेरी बहुत हेल्प की। इससे पहले मैं नहीं थी स्पिरिचुअल, बट अब रियलाइज़ हुआ कि स्पिरिचुअल होना भी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप मतलब जो वर्ड्स आप बोल रहे हो कि आप मतलब कैसे स्ट्रगलिंग टाइम में गो थ्रू हुए हो, और फिर पेरेंट्स को प्राउड कराना, खुद कुछ करके दिखाना, ये सारी चीज़ें इस उम्र में तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है एक इंसान को समझनी के लिए। मतलब यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट आई बिलीव। एक अच्छा मैच्योर इंसान, आपकी एज में उतनी मैच्योरिटी वैसे भी लाइफ में इतनी आई नहीं होती, कुछ देखा होता नहीं है। बट मैं समझता हूँ कि इसमें जो स्पोर्ट्स का बड़ा रोल रहा है, दैट यू आप नीचे जाते हो, जैसे उस मूवी में भी बोलते हैं कि इंसान बार बार आपको लाइफ गिराएगी और फिर आपको वापस मेरे साथ वही हुआ है। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि जितनी आपने मुझे ठोकरें दी हैं, जितना सब हुआ, जितना भी डाउनफॉल हुआ है, आज मैं ऐसी बनी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तब मैं रोती थी, गॉड वाई इट इज़ मी, मैं तो लोगों के साथ बुरा नहीं करती हूँ, मेरे साथ क्यों हो रहा है, वाई इज इट कर्मा और वॉट, मैं तो नहीं करती हूँ। बट नाउ आई रियलाइज एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। सो आई एम वेरी प्राउड कि जो भी मेरे साथ हुआ दैट हैज शेप्ड मी टुडे। सो आई एम रियली हैप्पी। एंड ऑल्सो ये मुझे बहुत लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू माई एज मैं बहुत मेच्योर साउंड करती हूँ और होती हूँ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस, ऑल बिकॉज ऑफ मे बी यू हैव रिप्रेजेंटेड अस सो मेनी टाइम्स कि आपने ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी देखे हुए थे, दैट ऑल्सो हेल्प्स कि आप अकेले जाना, उसमें 15-20 दिन स्ट्रगल करना, खाना पीना, कपड़े, वो सब सारे आपने ऑलरेडी देखा हुआ था। दैट ऑल्सो हेल्प्ड इन योर preparation. Surely that also helped me, and also my experiences, everything helped me to shape me today like this. अब आते हैं आपकी प्रिपरेशन के टाइम कि आप सपोज एक स्मूथ डे, जिस दिन कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है क्या आपका मूड स्विंग हो या ना पढ़ने का दिन हो, उस दिन जिस दिन आपका पढ़ने का मूड है, और उस दिन भूमिका बैठी सुबह कितने बजे बैठती थी और शाम कैसे कैसे पढ़ती थी, मतलब टेक अस थ्रू योर होल डे। यस सर, जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो आई वाज अ अर्ली बर्ड, लाइक मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी तो लाइब्रेरी जाके प्रिपेयर करती थी। बट अभी जैसे ही मैं थोड़ा ओल्ड हो रही थी टूवर्ड्स माय प्रिपरेशन, लाइक अभी मुझे 3.5-4 साल होने वाले थे, तो अब मुझे सुबह नहीं उठा जाता था। हर दिन सोचती थी कि उठूँगी, नहीं उठ पाती थी। फिर मुझे लगता था जितना टाइम है उसमें पढूँ एफिशिएंटली। सो मैं 10, 11 या 12 बजे तक लाइब्रेरी चली जाती थी। अगर तो जैसे मेरा मेंस थे तब तो मैं 9-10 बजे जाने का प्रॉपर ट्राई करती थी और चली भी जाती थी। मेंस के टाइम पे तो मैं 9 बजे जाती थी और रात को 9:30 आती थी। एंड टिफ़िन भी मेरी मदर मुझे लाइब्रेरी दे देती थी, हाफ वे वो आती थी, हाफ वे मैं जाती थी और मैं टिफ़िन लेके वहीं रहती थी पूरा दिन। तो मेंस में तो मैंने बहुत एफ़र्ट डाले हैं, शायद इसीलिए आज मेरा हो पाया है। बाकी अगर नॉर्मल डेज़ की बात करूँ तो मतलब 10 से 12 के बीच में मैं लाइब्रेरी चली जाती थी। फोकस होता था करंट अफेयर, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ लूँ, और मतलब जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ती थी, या कोई क्वेश्चन आंसर्स डिपेंड कि मैं किसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी। सो तो जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि प्री की क्या स्ट्रैटेजी आपकी
तैयारी की रही है? यस सर। सर जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 1.5 मंथ लाइक 30-40 डेज़ में ही प्रीलिम्स का किया था। तो प्रीलिम्स से तो मेरे को अभी भी बहुत डर लगता है, बिकॉज़ मुझे लगता है उसमें मेरा लक काम नहीं करता है, मेरे गेस वर्क काम नहीं करते। तो मैंने जो मेरे PYQs थे इसके JKPSC के और UPSC के थोड़े बहुत, मैंने उनको बहुत अच्छे से मतलब कर लिया था, स्पेशली 4 इयर्स के JKPSC के प्रीलिम्स, और टेस्ट सीरीज़ मैंने थोड़ी बहुत दी थी। विद दैट मैंने एनालिसिस किया था कि कहाँ से कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, बिकॉज मैंने थोड़ा स्मार्ट वर्क किया था कि हर चीज़ पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इतना डाइवर्सिफिकेशन है सिलेबस का, क्या छोड़ो और क्या पढ़ो आपको नहीं समझ आता। तो PYQ इज़ द थिंग जो आपको बता सकता है आपको क्या पढ़ना है। तो मैंने PYQ के बहुत अच्छे से एनालिसिस किए थे और बस उन्हीं के एनालिसिस प्रैक्टिस की। CSAT तो JKPSC में नॉर्मल आता है, तो उसकी मैंने हार्डली 1-2 बार प्रैक्टिस कर ली थी, वो भी PYQ 4 साल के। एंड विद दैट GS के लिए भी मैंने PYQ पे ही रिले किया था, और बाकी जो मेरे खुद के नोट्स थे लाइक इसमें एंशिएंट और मेडिवल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एंड आई एम वीक इन दैट, बट मैंने खुद को इतना अच्छा उसमें कमांड कर लिया था नोट्स बना के और सब करके कि आई वॉज कॉन्फिडेंट कि इससे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं कर पाऊँगी। तो उसके लिए मैंने बस इतना ही किया था प्रीलिम्स के लिए। तो भूमिका, जैसे आपने प्रीलिम्स का थोड़ा सा हमें इनसाइट दिया है, मैं चाहता हूँ कि आप मेंस रिलेटेड की आपने प्रिपरेशन मेंस की स्टेट सर्विसेज की कैसे रखी? यस सर, एज आई टोल्ड यू मेरी कोई प्रेपरेशन नहीं थी स्पेसिफिकली, तो मुझे ऐसे लगा जो मेरे पास चीज़ें हैं जिससे मेरे को पता चल सकता है कि पेपर में क्या आता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो वॉल्केनो से पता चलता है ना अंदर से क्या निकल रहा है अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो मैंने भी ये सोचा PYQs भी तो मतलब हमें इंसाइट देंगे कि हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट टू प्रिपेयर, बिकॉज मेरे पास सिर्फ 4 मंथ्स थे, बच्चों के पास 5 महीने थे, बिकॉज दे वर नोइंग कि उनका प्रीलिम्स हो रहा है, बट मुझे नहीं पता था हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने PYQs को ऐसे किया कि उसी से मेरे नोट्स बने, लाइक जो टॉपिक्स उसमें आए थे आई प्रिपेयर्ड नोट्स ऑन दैट एंड उन्हीं को मैंने प्रैक्टिस किया। विद दैट मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, तो उससे मुझे मेरा रिवीजन भी होता रहा और उससे मेरा मतलब आगे भी होता रहा। विद दैट सर मैंने ChatGPT की बहुत हेल्प ली, लाइक कंक्लूजन्स और इंट्रोडक्शंस को बेटर बनाने के लिए आई टुक हेल्प फ्रॉम ChatGPT। सबसे ज़्यादा हेल्प तो PYQ एनालिसिस ने की, जैसे मेरा ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स है, तो कोई गाइडेंस कोई टेस्ट सीरीज़ कुछ नहीं था। तो मैंने जितने भी 4 साल के पेपर्स थे उनको मैंने जॉट डाउन कर लिया था, मतलब एक एक क्वेश्चन लिखा था और एक एक टॉपिक लिखा था कि कितनी बार क्या क्वेश्चन पूछा है। तो वो जब मैंने एनालिसिस खुद से किया मुझे टाइम लगा, लाइक 10-15 दिन सिर्फ इसमें चले गए आउट ऑफ 4 मंथ्स। मुझे डर भी लगा कि मैं तो पीछे रह जाऊंगी बाकियों से, सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग लिख रहे हैं एंड मैं नहीं कर रही हूँ, बट दैट हेल्प मी अलॉट बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर कि जब मुझे पढ़ना है मुझे क्या पढ़ना है। आई वॉज वेरी चूजी एंड सेलेक्टिव कि मुझे यही पढ़ना है, एंड लकीली जो मेरे नोट्स थे उस पर ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज देयर फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उससे मेरा वो पार्ट कवर हो गया। फॉर GS मेरा GS1 इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मैंने एनालिसिस किया था कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। GS2 के लिए भी लाइक हमें UPSC के लिए जब हम पढ़ते हैं तो देयर इज़ अ डिवीजन बिटवीन पॉलिटी, IR, गवर्नेंस की इतने इतने मार्क्स का आता है, बट यहाँ पे IR 120-130 मार्क्स का आता है। तो वो मैंने पहले से ही एनालिसिस किए थे। जो बच्चे 3-4 साल से पेपर दे रहे हैं उनको भी आइडिया नहीं होता है कि इतने मार्क्स का ये आ रहा है ये आ रहा है, बट ये सब मैंने बहुत अच्छे से किया था काम माइंड से कि इसी से मैं कुछ कर सकती हूँ अगर मुझे कुछ बनना है, अदरवाइज़ ये तो गया 4 महीने में क्या कर सकती हूँ। तो मैंने वो एनालिसिस जब किया मुझे समझ आया कि पॉलिटी की उतनी वेटेज नहीं है जितना हम उसको टाइम देते हैं। इंस्टेड वी हैव टू फोकस ऑन IR। इस साल के एग्ज़ाम में भी जो मैंने क्लियर किया 7-8 क्वेश्चंस थे IR के जो कि मेरे ऑलरेडी प्रिपेयर थे, दे वर इन माय नोट्स, मैं इजीली लिख पाई, अच्छे से कर पाई। तो जब मैंने वो एनालिसिस किया मुझे समझ आया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरीके से मैंने जितने भी करंट में टॉपिक थे IR के आई मेड नोट्स, उसी टाइम पे नोट्स बनाया 4 मंथ्स में विद द हेल्प ऑफ ChatGPT, विद गूगल का हेल्प कि लाइक जैसे इंडिया US का रिलेशन है, आगे मैं UPSC लिख देती थी, साइज ओपन हो जाती थी। आई यूज्ड टू रीड, रिसर्च करती थी कि विच टॉपिक इज़ गिवन मोर गुड वेयर एंड क्या है क्या नहीं, एंड उससे मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए। एंड सेम मैंने साइंस एंड टेक के लिए किया, सेम ही मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स थे उसको और क्रिस्प किया। एंड फॉर एथिक्स ऑल्सो मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो होती हैं वो मैंने जॉट डाउन कर ली थी क्योंकि मेरे एथिक्स के आंसर्स थोड़े अच्छे नहीं जा रहे थे।
तो मैंने एग्जाम्पल जैसे IAS IPS की बहुत ज़्यादा जॉट डाउन कर ली थी। जैसे हमारे पास सावित्री बाई फुले है फॉर सोशल जस्टिस, ऐसे ऐसे डिफरेंट जो लोगों से थोड़ी अलग हो, वैसे एग्जाम्पल्स के मैंने नोट्स बना लिए थे कि मेरे आंसर्स ऐसे होने चाहिए कि वो लोगों से अलग दिखे। मैंने स्ट्रक्चरिंग पे काम किया काफ़ी ज़्यादा, तो इस मतलब बेसिकली यही सब किया था मेंस के लिए। तो मेंस की आपकी फिर इस तरह की प्रिपरेशन चली। यस सर। आपने एक चीज़ और जो की है बहुत अनयूजुअल, वो है कि आपने इकोनॉमिक्स एज अ ऑप्शनल रखा है, Yes, विच sir. इज़ वेरी अनयूजुअल फॉर UPSC एंड स्टेट सर्विसेज बोथ। यस सर। तो किस तरह ये डिसीजन लिया आपने कि आपको इकोनॉमिक्स एज ऑप्शन, क्या बैकग्राउंड था आपका Yes, sir. इकोनॉमिक्स में? 11th-12th में मेरा कॉमर्स था, तो इकोनॉमिक्स से मुझे बहुत डर लगता था, समझ ही नहीं आता था ये क्या सब्जेक्ट है। तो मेरे सर थे संदीपन सर, उनसे मैंने ट्यूशन्स ली थी, तो उनके बाद से मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट हो गया था, लाइक लव ऑफ माय लाइफ, कि मुझे बस यही पढ़ना है। तो मैंने सिविल सर्विस वाज इन माय माइंड, तो मैंने BA की, उधर भी मैंने इकोनॉमिक्स विद पॉलिटिकल साइंस लिया। थोड़ा इजी ऑप्शन चूज़ किया, ऑनर्स नहीं किया कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो जब यहाँ पे मैंने रिसर्च किए सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, तो आई फाइंड आउट कि जो इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो एक डीपर साइड पे जाके और ज़्यादा टेक्निकल होके पूछ रहे हैं, बट स्टिल देयर इज़ सम बेसिक जो मुझे आता है। तो अगर मुझे ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। बट यहाँ पे ट्विस्ट आता है, जिससे भी बात की दे वर लाइक नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई वाज लाइक आई कैन डू दिस, आई नो आई कैन डू दिस। दे वर लाइक यू थिंक अबाउट अदर सब्जेक्ट। आई वाज लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, जोग्राफी मुझे नहीं आता, और क्या सब्जेक्ट लूँ। तो आ जाके बात अटकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज उसमें इट्स अ मिक्सचर ऑफ सो मैनी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स भी थोड़ा बहुत आता है। जब दिल्ली गई तो वहाँ पे भी जो मेंटोर था उसने भी मेरे को ऐसे बोला कि इकोनॉमिक्स क्यों लेना है ऐसा, तो मैंने उसको कह दिया ठीक है आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर दो, बिकॉज ऑप्शन ही नहीं है, सब तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। देन मेरे मामा पापा वहाँ मेरे साथ बैठे थे, तो उन्होंने बोला व्हाई नॉट इकोनॉमिक्स। आई सेड सब तो मना कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, मैं एकदम आउट एंड आउट हो जाऊँगी। तो माई मदर एंड फादर सेड कि इट्स ओके, यू नो ना, यू कैन डू इट, एंड दे न्यू कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में, आई कैन स्कोर वेल। तो उन्होंने बोला आप करो। तो बस उन्होंने अगर उस दिन नहीं बोला होता शायद आज मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रो रही होती। तो बट उन्होंने लकीली मुझे बोला, दे वर देयर, तो उन्होंने बोला कि आप यही लो। देन बात आई कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब दिल्ली में भी बहुत लिमिटेड कोचिंग है इकोनॉमिक्स की, यू कैन फाइंड इमेंस नंबर ऑफ कोचिंग फॉर अदर सब्जेक्ट्स, बट इकोनॉमिक्स की नहीं है। तो मेरे को किसी से कॉन्टैक्ट से बात करके तो उन्होंने बोला आप सेल्फ स्टडी करो। अब आई वॉज अ बेसिक ग्रेजुएट इन दैट, मैंने सेल्फ स्टडी का ट्राई किया 2-3 महीने, सारी बुक्स ले ली, सब ले लिया, तो बट नहीं हो रहा था क्योंकि पता ही नहीं था क्या करना है। देन फाइनली आई फाउंड अ वेरी गुड टीचर, विभाष झा सर, तो उनकी कोचिंग ज्वाइन की। एंड सर मतलब उनकी वजह से ही पेपर क्लियर हुआ ऑप्शनल का, बिकॉज उनके नोट्स में देयर वाज एवरीथिंग जो पेपर में आई थी। हार्डली 2-3 टॉपिक्स थे जो नहीं आए, मतलब नहीं थे नोट्स में, तो वो मैंने खुद से प्रिपेयर कर लिया। विभाष झा सर, तो उन्होंने मतलब काफ़ी हेल्प की पर्सनली भी। अभी भी मैंने उनको बताया था मेरा पेपर है सर, लेट मी नो कि और क्या टॉपिक्स मैं प्रिपेयर करूँ। तो ही वॉज ऑल्सो देयर फॉर ऑप्शनल, तो उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की। फिर मैंने वहाँ से कोचिंग ली, आई वॉज़ वेल प्रिपेयर्ड। अब जब मेंस था तो मेरी इकोनॉमिक्स की भी रिवीजन नहीं हुई थी, क्योंकि कोचिंग में 10-12 महीने चले गए थे और मैं बीमार हो गई थी, तो मेरी एक्सटेंड हो गई थी। तो अब मैंने फिर 4 महीने में, इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, वेरी वास्ट, तो मैंने वो भी उसी टाइम पे किया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सर के नोट्स, बस उन्हीं को पढ़ती गई और एनालिसिस तो मेरे रेडी थे कि कितने क्वेश्चन को क्या करना है, एंड उन्हीं को मैंने रिवीजन, मतलब उन्हीं को मैंने PYQs लिखे। आई हैड मेंटेन 2 रजिस्टर्स, तो जिसमें मैंने पहले एक बार सारे लिख दिए ऑलमोस्ट, फिर दूसरी बार उसी को लिखा मैंने, उसके लिए कोई टेस्ट सीरीज़ कुछ नहीं किया। तो आई फील अगर आपकी स्ट्रैटेजी राइट है, यू कैन क्लियर दिस। आज मैं शायद बोल सकती हूँ क्योंकि मेरा रैंक आया और क्लियर हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट में। मैंने PYQs को बहुत अच्छे से किया था, PYQs वाज द मंत्र फॉर मी, दैट वर्क। जो पहले अटेम्प्ट्स आपने लिए है, पहला अटेम्प्ट आपने लिया है, यस सर, ऑफ कोर्स इट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट इन JKPSC, और पहला आपने UPSC लिया था। तो आपको एक तो आप सिर्फ थोड़ा सा मुझे आइडिया दो कि UPSC और स्टेट सर्विसेज में आपको इन डेप्थ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कितना फ़र्क लगा? यस सर। और दूसरा ये कि उस जो आपका क्लियर हुआ नहीं है, और फिर एकदम से आप JKPSC में एग्ज़ाम दिया है, तो क्या इसको आइडिया था आपको कि
मतलब इट्स अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, मुझे बिल्कुल ज़ीरो से वापस शुरू करना होगा Yes, JKPSC के लिए। Yes, क्या sir. वो चल रहा था उस टाइम माइंड में? यस सर। सर यूपीएससी का प्रीलिम से तो मुझे अभी भी बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉलेज टेस्ट तो है ही है, उसके साथ आपको बहुत अच्छे से आपका गेस वर्क कह सकती हूँ, या प्रेजेंस ऑफ माइंड, और बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजिकली यू नीड टू अटेम्प्ट द पेपर। तो अगर आपका प्रीलिम्स हो गया तो आई फील मेंस उसका प्रैक्टिस के साथ इट्स डूएबल एंड इट्स प्रिडिक्टेबल कि थोड़ा बहुत क्या आ सकता है। अब जब मुझे भी JKPSC के लिए मेरे फादर ने बोला था तो मैंने सीधा मना कर दिया था कि अभी मेरे से इसका स्ट्रैटेजी नहीं समझ आ रही है तो मैं ये कैसे करूँगी। तो उन्होंने बोला कि इट्स सेम ओनली। तो जब तक मैं इसको आउटस्कर्ट्स पे देख रही थी, बाहर से देख रही थी, तो मुझे भी लगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिकॉज इट्स स्टेट PCS, तो इसमें मेरे को अलग से स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी। पर जब मैंने डिग इन किया, जब मैंने खुद पेपर दिया, तो मैंने देखा कि सिलेबस इज़ द सेम। ऐसा भी नहीं है कि आपको JNK का बहुत कुछ पढ़ना है, मुझे अभी तक नहीं इतना पता है। अब मैंने इंटरव्यू के लिए चीज़ें पढ़ी थी, अदरवाइज आई वॉज ऑल्सो नॉट वेल अवेयर अबाउट JNK। तो सम हाउ द प्रिपरेशन इज सिमिलर, एंड शायद मैंने UPSC को टारगेट किया था तो आज मैं इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में कर पाई। तो आई फील वो सेम है, बस यू नीड अ राइट स्ट्रैटेजी टू क्रैक द एग्जाम, दैट इज़ ऑल आई फील। राइट। तो UPSC की प्रिपरेशन से आपको मतलब अगर किसी को तैयारी करनी चाहिए तो उसको UPSC से स्टार्ट करना चाहिए, आप ये बोल रहे हो? कह सकते हैं, बिकॉज वो कहते हैं ना, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बिगर गोल, तो एटलीस्ट आपका उससे थोड़ा सा छोटा वाला गोल तो हो जाएगा। हाँ, आप आपके लाइफ में इस प्रिपरेशन में ऑफ कोर्स हमने बहुत सारी चीज़ें शेयर की, आपने की है, और बहुत सारा स्ट्रगल, अप्स एंड डाउन्स, एवरीथिंग वाज देयर। तो इस पूरी जर्नी में, 4 साल की जर्नी में, आपको साथ कौन कौन खड़े रहे, जो पिलर्स रहे, जो हमेशा आपको स्ट्रेंथ देते रहे, फोकस रहने के लिए हेल्प की, मोटिवेशन दिया? कौन कौन ऐसे लोग थे जो लगातार आपको हेल्प किया? मेरे मम्मा पापा, मेरी सिस्टर है दिल्ली में, वो, उनकी फैमिली, मेरी खुद की फैमिली, मेरा ब्रदर एंड मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे। दे वर ऑलवेज देयर फॉर मी। मैं जब भी कॉल करती थी या कुछ भी था, या मैं जब डिमोरलाइज हो जाती थी, मुझे लगता था नहीं होगा, तो ये लोग बोलते थे वी नो कि तेरा होगा, यू आर मेंट फॉर दिस, वी नो तेरा होगा। इनफैक्ट मेरा इंटरव्यू था, वाज लाइक पैनिकिंग कि यार इंटरव्यू कैसे दूंगी, सपना तो देख लिया है बट इंटरव्यू के लिए कैसे जाऊंगी। तो दे वर लाइक वी नो यू, बचपन से जानते तेरा होगा। तो उन्होंने हमेशा मुझे मतलब करेजमेंट दी है कि मुझे ऐसा लगता था अगर ये लोग बोल रही हैं, मुझे जानते हैं, दैट मीन्स कुछ तो है मेरे में, मैं कर सकती हूँ। तो वो हमेशा वो लोग मेरे साथ रहे, एंड आई गेस वही लोग सबसे ज़्यादा खुश भी अभी हैं। बाकी का मुझे पता नहीं, बट वो तो डेफिनेटली। तो इस पूरी जर्नी में जो डिस्करेज करने वाले लोग भी मिले होंगे आपको, वो लोग कौन थे? अपने ही होते नहीं, मतलब ऑफ कोर्स जिन्होंने कोशिश की होगी, स्ट्रॉन्ग माइंड लाइक यू विल नॉट बी डिस्करेज्ड इजीली, बट ऑफ कोर्स देयर मस्ट हैव बीन पीपल अराउंड यू जिन्होंने आपको डिस्करेज करने की कोशिश की। उन्होंने सोची समझी चीज़ की होगी या अनइंटेंशनली की होगी, बट किया ज़रूर होगा। ऐसे भी हुआ है सर, बहुत ज़्यादा हुआ है। वो कहते हैं ना, आपको जो जानता नहीं है वो कुछ नहीं बोलेगा आपके लिए, बट जो जानते हैं वो तो बोलेंगे। तो बहुतों ने डिस्करेज भी किया, उनको मतलब उनको था इसका कहाँ ही होगा, मतलब मुझे नहीं बोलेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं से पता चल जाता था। वही मैंने आपको बताया, पहले बहुत हर्ट होता था, फिर मुझे लगा कि ठीक है ना, मुझे उनको कम बैक करना है, मुझे उनकी नहीं सुननी है। तो डिस्करेज भी बहुतों ने किया। इनफैक्ट मैंने इन बिटवीन सोचा कि मैं प्राइवेट जॉब कर लेती हूँ। मैंने तो भी, मुझे कॉल्स आई थी दिल्ली से, मैंने पापा को कहा कि मेरे को चले जाना चाहिए, मैं कर लेती हूँ, बट तभी मेरे पापा ने मना किया कि नो, आपको कुछ कमी हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यू टेल मी। अब आपको अभी टाइम मिला है पढ़ाई करने के लिए, आप वो करो अच्छे से। आपको क्या देखना है कि जॉब हो रही है नहीं हो रही है, सब तो मिल रहा है ना, तो लेट इट बी, आप बस पढ़ाई पे फोकस करो। तो शायद अगर उन्होंने तब भी नहीं रोका होता, ये प्रीलिम्स से पहले की बात है, तो नहीं रोका होता तो शायद मैं अभी कहीं प्राइवेट जॉब कर रही होती और स्टिल स्ट्रगलिंग और समथिंग लाइक दैट। हम यहाँ बात नहीं कर रहे होते। एग्जैक्टली। इसमें कहा जाता है कि इसमें क्योंकि आपको साथ चलने वाले भी लोग चाहिए होते हैं, और आज के दिन में सबसे बड़ा जो एक इंसान, एक एस्पिरेंट फेस करता है वो है कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज है पढ़ने के लिए। यस सर। और इंटरनेट पे मोस्टली वो सोर्सेज आपने कैसे चूज़ किए हैं? यस सर। सर पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी, जो टॉपर्स बोल रहे हैं सारे रिसोर्सेज लिख लूँ, फिर उनको पढूं या वो करूँ, बट अब मुझे लग रहा है कि ChatGPT और गूगल में
इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं, बम्बार्डमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, यू नीड टू बी वेरी चूजिव एंड सेलेक्टिव। तो अभी जो ड्यूरिंग माई मेंस प्रिपरेशन मैंने कोई स्पेसिफिकली ऐसा रिसोर्स नहीं किया कि जो सब ने यूज़ किया हो, या जो बेसिक बुक्स हैं लाइक पॉलिटी जोग्राफी के लिए मैंने बेसिक ही यूज़ की, बट बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैंने खुद रिसर्च की, मैं खुद रिसर्चर बनी। मैंने वही आपको बताया टॉपिक्स को मतलब गूगल किया, एंड जितनी भी साइट्स खुल जाती थी लाइक IAS से रिलेटेड, UPSC से रिलेटेड, उन्होंने डिटेल एनालिसिस किए होते हैं हर टॉपिक्स के जो न्यूज़ में होते हैं या ऐसे भी। तो मैंने उन हर साइट्स का पढ़ती थी लाइक वाजीराम, नेक्स्ट IAS, जितने भी साइट्स हैं, तो उनसे पढ़ के जो मुझे अच्छा लगता था, जो मैं चाहती थी मुझे मिलता था, आई यूज्ड टू राइट इन माई नोट्स एंड वैसे मैंने प्रिपेयर किया। तो मल्टीपल रिविजन्स ज़रूरी है या ज़्यादा सोर्सेज हो आपके पास? आप क्या करते हैं मल्टीपल रिविजन्स? मल्टीपल रिविजन्स अब मेरे को एक और चीज़ हेल्प की क्लियर करने में, मैंने बहुत ज़्यादा कंसाइनमेंट कर दिया था, कंसोलिडेशन कर दिया था रिसोर्सेज का, कि मुझे पता था ये चीज़ मुझे यहाँ से पढ़नी है, ये चीज़ मुझे यहाँ से पढ़नी है। जब रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं हमें समझ ही नहीं आते कि कहाँ से पढ़ें, तो फिर पढ़ेंगे क्या। तो मैंने बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई थी, चूज़ी हो गई थी, ये चीज़ यहाँ से पढ़नी है। एंड मैंने बहुत सारे नोट्स ये 4 महीने में खुद ही बनाए थे, वही ChatGPT और गूगल करके, या जो मेरे बेसिक नोट्स थे उन्हीं से कट शॉर्ट करके वो नोट्स बनाए थे। एंड अभी भी आई एम कॉन्फिडेंट कि अगर मुझे कल को पढ़ना पड़ेगा या कुछ, तो मुझे पता है मैं उनको उन्हीं नोट्स पे रिले करूँगी, और मैं पढ़ के मतलब मैं उसको पढ़ के मुझे समझ आ जाएगा क्या है, आई विल बी अवेयर ऑफ द थिंग्स, और मैं फिर से पेपर दे सकती हूँ उसको देख के। ट्रू। आपका कॉन्फिडेंस बेशक इससे शूट अप हुआ होगा टू गो फॉर द हायर सर्विसेज, ज़रूर, बट आपका कॉन्फिडेंस ऐसा दिख रहा है कि जो 4 साल में कॉन्फिडेंस की कमी थोड़ा सा होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी एज उतनी नहीं है। yes, और जब बहुत सारे लोग डाउट करवाने वाले होते हैं तो ऑफ कोर्स समटाइम्स हियर एंड देयर हो जाता है। बट ओवरऑल आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करना जो आपने किया होगा वो किस तरह किया होगा? दैट अगर कभी डिमोटिवेट तो किस तरह वापस मोटिवेट हुए, कॉन्फिडेंस को आपने लूज़ कैसे नहीं किया? यस सर, व्हाट वर्कड फॉर मी सेल्फ मोटिवेशन। मैं खुद को हमेशा ऐसे ही देखती हूँ कि आई एम द बेस्ट, लाइक इतना भी नहीं है कि मैं ओवरली कॉन्फिडेंट रहती हूँ, बट मुझे लगता है मैं जैसी भी हूँ, जिस भी पोजीशन में हूँ, जो भी कर रही हूँ, आई एम डूइंग माई बेस्ट। और जिससे ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑल्सो कुछ दिन अच्छे नहीं जाते थे, बट अगले दिन ये सोचती थी आई हैव टू गिव माई बेस्ट, बाकी इट्स ऑल डेस्टिनी। तो कॉन्फिडेंस मेरे में भी नहीं था, एज आई टोल्ड यू कि जब कोई रिजल्ट नहीं आता है, लाइक मैंने UPSC में फेल किया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रिपरेशन, बट स्टिल वो एक फेलियर का थब्बा लग जाता ना, तो मुझे भी लगता था कि मेरे में बैगेज हो गया है, सब हो गया, मैं नहीं कर पाऊँगी। बट वहाँ जहाँ थोड़ी अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत थी, माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली, माई ब्रदर, माई सिस्टर वर देयर विद मी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा अपलिफ्ट किया उन टाइम पे। बाकी लोगों का काम तो है बोलना, उन्होंने अभी भी बात करनी है करें, बट अब आई डोंट केयर, एंड बस अब तो रिजल्ट थोड़ा बहुत आ गया, अब थोड़ा हल्का लग रहा है कि अब कॉन्फिडेंस में आ जाना चाहिए मुझे दोबारा। नहीं, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आपकी पर्सनैलिटी वैसे एक कॉन्फिडेंस दिखाती है। बट नाउ दैट यू अचीव्ड these services, one of the top yes, services that you have achieved in Jammu and Kashmir Administrative Services, आपको क्या लगता है कि एस्पिरेंट में यू आर स्टिल एन एस्पिरेंट, और एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट में इस लेवल पे आने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप में हैं और जो आपकी प्रिपरेशन में रिफ्लेक्ट की हैं, कि सपोज सम ट्रेट्स दैट यू हैव, Yes, वो कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एक इंसान में होना चाहिए एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए टू क्वालिफाई दी सर्विसेज? सर सबसे पहले तो क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए कि क्या करना है। सेकेंडली डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स योर गोल, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज सम डेज और सम मंथ्स यूल फील लाइक यू कैन डू इट, बट अगर वो डिटर्मिनेशन, वो जज्बा होगा तो यूल वर्क फॉर इट। एंड आई एम अ पर्सन जिसको पर्पसलेस लाइफ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट सम पर्पस टू वेक अप, आई वॉन्ट सम पर्पस फॉर एवरीथिंग। तो वो पर्पस मेरा था कि मुझे कुछ करना है, सिविल सर्वेंट बनना है। अब तो ऐसे था कि एम्प्लॉयमेंट चाहिए, बस हो जाए। बट ठीक है, मैंने इसके लिए हार्डवर्क किया था, आई वॉज डिटर्मिन्ड, तो मेरा हो गया। तो डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विद दैट रेजिलियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
वो आपको, अगर आप फेल हो रहे हो आप फिर भी कम बैक कर रहे हो, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, दैट नीड्स करेज। और अगर आप वो कर रहे हो दैट शोज़ कि आप में कुछ तो बात है। विद दैट परसिवरेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन भी होना चाहिए, बट अब मैं वो टिपिकल एस्पिरेंट वाली ज़िंदगी में नहीं, आपको पता ही है, तो शायद लोगों को अजीब लगेगा मैं डिसिप्लिन बोलूँ, बट जब मैं पढ़ती थी आई वॉज वेरी डिसिप्लिन कि मुझे कितना पढ़ना है, एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। तो आप ये सारे ट्रेड्स एक एस्पिरेंट में होने चाहिए। यस सर, डेफिनेटली। अब क्योंकि आपने सिविल सर्विसेज भी एग्ज़ाम दिया है, स्टेट सर्विसेज क्वालिफाई किया है, नाउ वी एक्सपेक्ट यू टू गो फॉर यूपीएससी। यस सर। आप मेहनत आपको, यू आर ऑलरेडी देयर, और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आपको, आई सिंसियरली होप कि आप जाए हायर सर्विसेज के लिए और मेक अस प्राउडर। हमारे पास जितने भी हमें देखते हैं वो ये भी हमें क्वेश्चन करते हैं कि इंटरव्यू एक ऐसा स्टेज है जो डरावना सा स्टेज है। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया इसको डरावना वो थोड़ा बना देता है कि अजीब अजीब से क्वेश्चंस होते हैं उसमें। क्या कुछ रियलिटी है? आपने इंटरव्यू कैसे फेस किया और कैसे उसमें हेल्प ली आपको? यस सर, जब मेरा इंटरव्यू की कॉल आ गई, अब मैं ऐसे हो गई थी, अब कैसे करना है। मतलब मेरे घर वाले बोले ऐसे तू बहुत बोलती है तू कर लेगी। मैंने बोला आपके सामने बोलना इज़ डिफरेंट, उनके सामने बोलना इज़ डिफरेंट। तो मैं बहुत डरी हुई थी। तो मेरा फर्स्ट मॉक पे आप ही मेरे सामने थे, मतलब यू आर क्वेश्चनिंग मी। तो मैं बहुत डरी थी, मैं कांप रही थी। तो बट मुझे यही लगा, मैंने मॉक्स दिए, मेरे को गाइडेंस मिली, मुझे अपनी गलतियाँ पता चली जो मुझे टीचर्स ने पॉइंट आउट करी। तो उसने मेरी काफ़ी हेल्प की कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू था आई वॉज़ वेल कॉन्फिडेंट, एंड मैंने अच्छे से मतलब इंटरव्यू दिया। मैं वहाँ पे पैनिक नहीं किया। मुझे ऐसे लग रहा था मैं डर जाऊँगी तो इट विल रिफ्लेक्ट ऑन माई फेस, मेरी वॉइस थोड़ी ब्रेक होने लग जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इट वॉज़ अ वेरी गुड डे, एंड मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगा इंटरव्यू वाला दिन। तो डर तो सबको लगता है, मुझे भी बहुत लगा था, बट प्रैक्टिस मेक अ मैन और वुमेन परफेक्ट। राइट, बट कुछ लोग बोलते हैं कि जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो एकदम से जैसे उस सीट पे बैठ जाते हैं एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, ये सच है? ब्लैंक सा कोई मोमेंट आता है वहाँ? सर मेरे साथ हुआ, स्टार्टिंग में नहीं हुआ बट एंड में हो गया। सर ने पहले मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, उन्होंने सिर्फ ऑप्शनल से क्वेश्चंस पूछे। फिर एक सर बैठे थे तो ही वाज लाइक कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो मैंने भी हंस के कह दिया सर कहीं से भी कर लो। तो सर ने मुझसे पूछा कि बहुत सारे FTAs हम लोग साइन करें। इट वॉज़ अ वेरी बिग फ्रेम्ड क्वेश्चन। FTAs हम लोग साइन कर रहे हैं तो व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न, क्यों हम लोग कर रहे हैं। तो आई गिव आंसर कि सर एक तो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन होगा, इट विल हेल्प इन आवर मैन्युफैक्चरिंग अपलिफ्टमेंट बिकॉज इंडिया का इतना % शेयर है GDP पे। He stopped me there. No, I don't need these bookish answers. I don't need these common answers. Give me something else. I said okay. I took pause for 5 seconds. I again come back कि so China factor is also there and geopolitically भी हम uplift होंगे, सब होगा। मैंने सारे जितने factors थे I said. He again stopped me. No, I don't need this answer. You either give me this answer or I'll move to next question. मैं डर गई। आई वाज लाइक अब मैं क्या बोलूँ। तो मैंने कहा ओके सर। देन ही डोंट इवन गिव मी टाइम, ही आस्क्ड मी ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा यस सर। He asked me what was the primary reason for Russia-Ukraine war. Sir, I forgot what is NATO. I guess he wanted to test this only कि वो मुझे पैनिक में डाल के सब डाल के मैं हाँ। सर ने बोला what was the primary reason, you just give me that. तो सर I said कि सर दो रशिया ने कुछ लैंड जो ऑक्यूपाई कर ली थी यूक्रेन की, मैं क्रीमिया ये सब भूल गई उस टाइम पे। तो मैंने कहा कुछ लैंड ऑक्यूपाई कर ली थी तो इसलिए ऐसा हुआ। तो ही सेड you take 10, I'm giving you 10 seconds, you frame the answer and give me the answer. He only gave me 5 seconds. I started thinking but कुछ आ ही नहीं रहा था। I was like अब मैं क्या बोलूँगी। Then सर ने बोला yes please. I said sir sovereignty was the reason and military ये वो। He said no I'm not satisfied with this answer. So I thought कि instead of expanding this answer I should say sorry and sir कुछ और पूछेंगे। I said sorry sir I'm unable to articulate it right now. So he said it's okay. I said sorry too, like sorry sir. So they said it's okay. And then they said your interview is over. I was like shit, that last impression I missed it. तो घर आके मैंने ये बोला कि the interview went so well but ये end में जो सर को बिठाया था that was, मुझे अब पता नहीं कितना स्कोर आएगा but अगर
कम आया तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ नहीं, दैट। मुझे नहीं लगता कम आया होगा क्योंकि सर बट rank नाटो rate- याद नहीं आया उस टाइम पे जितना बट पढ़ते। देखो उन्होंने आपको प्रेशर सिचुएशन में डाल दिया था Yes, पहले। yes, yes, दे yes. वांटेड टू सी कि आप उसको हैंडल कैसे करते हो, Yes, नॉट yes, दैट इट विल yes. कम अप इन योर माइंड। तो हैंडल आई बिलीव आपने अच्छे से हैंडल किया, उनको Yes, बोला sir, कि नहीं मैंने मेरे दिमाग में बोल नहीं आ रहा दिया इस कि टाइम। आई एम अनेबल टू आर्टिकुलेट इट बिकॉज ही सेड मी कि फ्रेम करके दो। तो मैंने बोल दिया सॉल्वेजानिटी, आई वाज लाइक कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स आएंगे मुंह में बट कुछ नहीं आया, वहाँ नहीं मैं आया। ब्लैंक हो गई एकदम। होता है, मतलब ये प्रेशर सिचुएशन Yes, sir, होती है और very well. वो जानते हैं कि एक स्टूडेंट ऑलरेडी प्रेशर्ड होता है, तो Yes, sir. थोड़ा प्रेशर अगर और बिल्ड करते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, दे Yes, sir. ओनली वांट टू सी दैट। Yes, sir. बट अमेजिंग, ये जितने भी आप इनसाइट्स आपने हमारे साथ शेयर किए, आई एम श्योर कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ये एक फ्रेशनेस है आपकी जर्नी में, और वो फ्रेशनेस यूपीएससी स्टेट सर्विसेज जो करना चाहेंगे उनको मिल जाएगी। एक लास्ट राउंड है, रैपिड फायर राउंड है। रैपिड फायर इन द सेंस वेरी लाइटर नोट पे Okay, होगा, okay, okay. जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे और आपको इमीडिएटली उसका Okay. विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट एनीथिंग आपको आंसर करना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन लिटिल डिफिकल्ट आई मे बी। आपका एक क्वेश्चन है, एथलीट या टॉपर, व्हाट इज मोर क्लोजर टू यू? टॉपर। टॉपर। फोन डिस्ट्रैक्शन या टूल? टूल। ओके। वर्क फर्स्ट या मूड फर्स्ट? दिस इज क्योंकि आपके क्वेश्चन, आपकी जो जर्नी रही है उसी के बेस पे बनाया हमने ये। अभी तो मुझे वर्क बोलना चाहिए बट पहले थोड़ा बहुत मूड पे था। ग्रुप स्टडी या सोलो स्टडी? सोलो। मोस्ट यूज्ड वर्ड जो आप यूज करते होंगे, तकिया कलाम जिसको बोलते हैं। आई कैन थिंक, अभी तो कुछ दिन से डिटर्मिनेशन क्योंकि प्रिपरेशन की बातें हो रही है। यस सर। एक हैबिट जो प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा हेल्प की आपको? सर आई गेस मंदिर जाना मुझे बहुत हेल्प किया। नाउ दैट यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, यू आर Yes, टॉकिंग yes, अबाउट sir, मंदिर। yes, ओके, sir. ग्रेट। सक्सेस का क्रेडिट हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? पहले हार्ड वर्क था बट इस अटेम्प्ट में स्मार्ट वर्क। यू कंप्लीटली डिड इट विद योर स्मार्ट वर्क। Yes, sir. क्योंकि जो आपने बोला है ना, इफ पीपल विल अंडरस्टैंड इट, जो Yes, एस्पिरेंट्स sir. को अगर समझ में आता है ना, इट इज द शॉर्टेस्ट वे टू डू इट। यस सर, यस सर। विन या लर्न, क्या आप प्रेफर करते हो लाइफ में? विन। विन। सीखना भी तो जरूरी होता है। सर जब हारते हैं तो सीख के फिर जीतना ना, तो फोकस। लास्ट थिंग यू सर्च्ड ऑन गूगल? गूगल। कुछ भी, आज भी? वेदर। वेदर। आज तो वेदर ठीक था। हाँ मुझे लगा बारिश ना, मुझे ठंड बहुत लगती है। ओके। बॉलीवुड में फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है आपके? सच मेरा कोई फेवरेट नहीं है और ना ही मैं किसी को फॉलो करती हूँ, बट मुझे एक्टर नहीं है बट मुझे विराट है। कोहली की पर्सनालिटी अच्छी लगती है। जम्मू का फेवरेट लोकल फूड कोई, अगर पूरे इंडिया से सुन रहे होंगे हमें लोग? यस सर, कलाड़ी कुलचा। कलाड़ी कुलचा यस सबको ट्राई करना चाहिए। यस सर, डेफिनेटली। आपके लिए जम्मू क्या है? जम्मू, यस सर, जम्मू इज़ द प्लेस जहाँ पे मेरी अपब्रिंगिंग, मतलब आई हैव दैट लव फॉर द प्लेस। और जहाँ जैसे मैं दिल्ली से या बाहर से कहीं से भी आती थी तो यहाँ पे एक अपनापन फील होता था, ऐसे हवा भी लगती थी कि खुद से मिली हुई है। तो इट्स द प्लेस जहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ, जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ। तो जम्मू इज़ एवरीथिंग। जम्मू इज एवरीथिंग। यस सर। एक बिफोर टेकिंग वन मैसेज फ्रॉम यू, एक मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपको इस प्रिपरेशन में कुछ लोगों ने हेल्प की होगी, मेंटोर रहे हैं प्रिपरेशन में, आपको गाइडेंस रही है आपकी प्रिपरेशन में, तो आपको क्या लगता है कि गाइडेंस रहना या मेंटोर आपके इस प्रिपरेशन में रहना कितना ज़रूरी है? सर मेंटोर और गाइडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे भी मेरे मेंटोर्स ने गाइड बहुत अच्छे से किया हर जिस टाइम पे ज़रूरत पड़ती थी, बिकॉज़ अगर हम लोग चीज़ों से फेमिलियर नहीं होते हैं तो वो गाइड्स और जो मेंटर्स होते हैं वो उस टाइम पे आपको हेल्प करते हैं कि आपको क्या करना है। समटाइम्स हमें लगता है जो हम स्ट्रैटेजी कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे 10-15-20 दिन बस ये रिसर्च में चले गए थे,
उस टाइम पे मेरे पास कोई मेंटर नहीं था जो ये बता सके योर स्ट्रैटेजी इज़ राइट। आज मैं कह सकती हूँ कि वो हेल्प की मेरे लिए, बट उस टाइम पे अगर शायद कोई होता कि मुझे बता देता लाइक यू आर डूइंग वेल, तो शायद मैं कामली करती कि ठीक है, वॉट एवर आई एम डूइंग राइट। सो एक मेंटर और गाइडेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका इनिशियल बेस जो होता है उससे वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। फाउंडेशन मजबूत। Yes, बहुत ज़्यादा। ओके, हम मैं सारे अपने व्यूअर्स को हमेशा एक मैसेज अपने स्पेशल गेस्ट से ले लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप एस्पिरेंट को या एनीबडी हु वांट्स टू डू वेल इन लाइफ, कुछ उनके लिए मैसेज, एंड देन वन मैसेज फॉर द पेरेंट्स जिनको थोड़ा सा किस तरह अपने पेरेंटिंग बेहतर रखनी चाहिए बच्चे के लिए। Yes, sir. So firstly तो I would love to say कि be the way you are, जैसे आप हो उसी को आप enhance करो। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो चीज़ें करो, जो लोग आपको अच्छे लगते हैं उनको अपने पास रखो, जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं उनकी मत सुनो, एंड अगर सुनते भी हो तो उससे आप ये सीखो कि उससे आपको बेहतर कैसे बनना है, उसको एक पॉजिटिवली लो एंड बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ, क्योंकि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड वर्क हार्ड फॉर योर फैमिली, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर पेरेंट्स एंड मेक देम प्राउड। बस ये मैं पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों से बात कीजिए, जानिए कि वो क्या चाहते हैं, उनको सपोर्ट कीजिए। उनको पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो उनको हर चीज़ में सपोर्ट कर सकते हैं, मेंटली हो, मेंटल हेल्थ के लिए तो अभी हम बहुत सब सुनते हैं, तो बच्चे बहुत मेंटल हेल्थ से गुजर रहे होते हैं और पेरेंट्स को आइडिया भी नहीं होता। सो आई फील वो उनमें वैसा कंफर्ट होना चाहिए कि बच्चे उनसे शेयर कर पाए विद व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, सो दैट मेंटल हेल्थ जो है उनकी मेंटेन रहे एंड दे कैन फोकस ऑन देयर करियर्स एज वेल एज ऑन देयर लाइफ। सो बातचीत करते रहना चाहिए। हाँ, मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को बोले कि वो लाइक भी करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यू नो इट, ये ज़रूरी है। Yes sir. Okay. If you like our episode yeah, so please do like, share, और अगर हमारी कॉन्वर्सेशन आप सबको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। दिस इज ऑल। एंड सब्सक्राइब भी करिए। हाँ, मैं भी एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि अगर हमारा आपका आज का एपिसोड विच अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा लगेगा ही लगेगा कि इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो। थैंक यू सो मच।